हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि आपका जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो बहुत करीब है और प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आप सभी लोगों के लिए इकोनॉमिक्स आपको देखने को मिलता है। और इकोनॉमिक्स में अगर मैं आपसे बात करूं तो इकोनॉमिक्स में सभी को पता होना चाहिए कि कुछ टॉपिक्स हमारे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें एक टॉपिक जो मैं आपके साथ कवर कर रहा हूं इस क्लास में, उस टॉपिक का नाम आप सब लोग जानते हैं। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों बजट की। अब बजट, हम यूनियन बजट की बात भी करेंगे और बिहार बजट की बात भी करेंगे, लेकिन ये जो क्लास है आप लोगों की, इसमें मैं आपके साथ बात करूंगा बजट 2024 की। इस बार जो हमारा बजट हमें देखने को मिला उसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स की चर्चा आप लोगों से की जाएगी। आप देख रहे हैं दोस्तों ड्रोन सीरीज, और इस ड्रोन सीरीज के अंतर्गत ये जो मेरी पहली क्लास है बजट की, इस क्लास में मैं आप लोगों को बजट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। यानी कि यहां पे हम बजट पढ़ते तो हैं, जैसे मान लीजिए आपके सामने आया कि इस बार जो हमारी सरकार है उसने कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, या हमारी सरकार का कितना इस बार फिस्कल डेफिसिट आया, या हमारी सरकार को कितना रिवेन्यू सरप्लस मिला, कितना रिवेन्यू डेफिसिट आया। अगर इस तरीके की टर्म्स आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो उससे पहले मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट वीडियो। तो सबसे पहले आप यहां पर ये जो मैं वीडियो अभी आपके साथ कवर कर रहा हूं, इस वीडियो में आप कंप्लीट कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, ठीक है। और उस कंप्लीट कॉन्सेप्ट के बाद आपको क्या करना है, एक वीडियो में आपके साथ और लेकर आऊंगा। तो हमारे पास बजट की श्रेणी में सबसे पहली वीडियो ये हमें देखने को मिलेगी। फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बजट के इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, जो हमारा बजट 2024 रहा उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसकी चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की चर्चा, पूरा कंप्लीट कवरेज मैं आपके साथ दूंगा, जिससे आपका कोई भी प्रश्न बजट का ना छूटे। और उसके बाद मैं आप लोगों को MCQs भी करवाऊंगा, ठीक है। फिर हम एक और वीडियो यहां पर आपके साथ लेकर आएंगे, जो थर्ड वीडियो रहेगी आप लोगों की, डेट इज इकोनॉमिक सर्वे। इसमें मैं आप लोगों के साथ इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट आपको यहां पर कवर करूंगा, जो कि हमारा लास्ट ईयर पर बेस्ड है, जैसे कि आपको पता है आर्थिक सर्वेक्षण। अब ये टॉपिक हम यूनियन के लिए भी पढ़ेंगे और हमारे जो बिहार राज्य है उसके लिए भी हमें पढ़ना है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से इस वीडियो को समझिएगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें और स्टार्ट करते हैं दोस्तों बजट के साथ। तो देखते हैं सबसे पहले बजट क्या होता है, क्या है बजट एक्चुअली, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सभी लोग तैयार हैं, एक बार बता दीजिएगा जल्दी से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बजट के बारे में। दोस्तों अगर हम बात करते हैं बजट की, तो व्हाट इज बजट एक्चुअली। बजट कुछ नहीं होता साथियों, बजट है एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या है? एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है, याद रखें, इसका मतलब होता है वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या मतलब होता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। जैसे मान लीजिए मैं अभी आज, क्योंकि चुनावी वर्ष है, तो चुनावी वर्ष को मैं मान लेता हूं कि 1 फरवरी को आपका बजट आया। समझाने के लिए आपको जरूरी है समझाना, तो समझें। अब मान लीजिए, मान लो आपका, मैं मानता हूं 1 फरवरी को आपका बजट आया, मान लीजिए 2024 में इंटरिम बजट आया, तो आप सबको पता होगा चुनावी वर्ष में लेकर आया जाता है इंटरिम बजट। उसका कारण बड़ा सिंपल है, क्योंकि चुनावी वर्ष में से लेकर आया जाता है, कल की डेट में अगर कोई और सरकार आ जाए, कोई और गवर्नमेंट आ जाए, तो वो आपके बजट को रिजेक्ट कर देगी। ऑब्वियस बात है, नहीं मानेगी आपके बजट को। तो चुनावी वर्ष में हमेशा इंटरिम बजट आता है, कुछ महीनों के लिए खर्चों का और राजस्व का लेखा जोखा होता है, और फाइनली बजट आज आपके साथ 23 जुलाई को पेश किया जा रहा है, नई सरकार बनने के बाद, ठीक है। तो यहां पर मैं मान के चलता हूं कि 1 फरवरी 2024 को बजट आया। तो दोस्तों ये बजट कौन से साल के लिए आया? तो ये बजट आया 2024 और 2025 वित्त वर्ष के लिए। मतलब अगर मैं आपसे कहूं तो ये कब से कब तक होगा, तो आप सब जानते हैं ये 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक के लिए दोस्तों हमारे देश में बजट जारी किया गया। यस, तो एक्चुअल में बजट हमारा इस टाइम पीरियड के लिए आपको देखने को मिल रहा है, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक। यह हमारा वित्तीय वर्ष होता है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब एनुअल फाइनेंशियल, यानी कि वित्तीय वर्ष की बात कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक। दोस्तों इस पर्टिकुलर बजट में सरकार कुछ नहीं करती, यहां पर वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करती है। मतलब सरकार यह बताती है कि आने वाला जो साल है हमारा, जो आने वाला पूरा साल बचा हुआ है, इसमें सरकार को एस्टिमेटेड, कितना सरकार को अनुमानित गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट सरकार का राजस्व प्राप्त होगा।
यानी कि सरकार को अनुमानित कितना सरकार का राजस्व आपको देखने को मिलेगा कि आने वाले वित्त वर्ष में सरकार कहां कहां से रेवेन्यू की प्राप्ति करेगी, और इसी के साथ साथ सरकार एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और सरकार कहां कहां पर व्यय करेगी। बात समझ रहे हैं? सरकार का अनुमानित सरकार का व्यय कहां कहां होगा। तो साथियों ये कुछ नहीं है, बस ये इतना है कि आने वाला जो वित्त वर्ष है, 1 फरवरी को आने वाला वित्त वर्ष है, इसमें सरकार के अनुमानित राजस्व कहां कहां से होंगे, सरकार को राजस्व की प्राप्ति कहां कहां से होगी, और सरकार खर्चे कहां कहां करेगी। सिंपल इसको बोलते हैं बजट, एक लाइन में अगर आपको कोई पूछे तो। जैसे आप लोगों के घर में मान लो आपकी बहन की शादी है, तो आपकी बहन की शादी है 23 जुलाई 2025 को मान लीजिए, तो आपके पापा क्या करेंगे, देखेंगे कि भैया मेरे पास पैसा कहां कहां से आएगा और मुझे कहां कहां खर्चा करना है। भाई समझ रहे हो, एक पेपर लिया, उस पर लिखा कि भाई यहां से कालू के पापा से, ताऊ जी से पैसे लेंगे, और यहां आइसक्रीम का ठेला लगेगा, गोलगप्पे का ठेला लगेगा, हमारी लड़की को आइसक्रीम बहुत पसंद है तो हम फलाना आइसक्रीम लगाएंगे। तो दुनिया भर के दोस्तों खर्चे और दुनिया भर का रेवेन्यू का एक लेखा जोखा आपका पापा तैयार करेंगे, तो आपकी शादी का बजट है, राइट। और इसी तरीके से अगर मैं देश के वित्तीय सिस्टम को देखूं, देश की वित्तीय प्रणाली को देखूं, तो देश की वित्तीय प्रणाली में हमें कहां कहां से वित्त वर्ष में राजस्व की प्राप्ति होगी और हम कहां कहां सरकार खर्चा करेगी, दिस इज ऑल नोज अबाउट द बजट। ये होता है दोस्तों आपका बजट। ठीक है, बात समझ में आई? सिंपल शब्दों में आपको ध्यान रखनी है। साथियों, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे अगर हम जाएं, संवैधानिक प्रावधानों पे अगर हम जाएं, तो इस बजट को समझने के 4 तरीके हैं। पहला तरीका हिस्टोरिकल वे, दूसरा तरीका इकोनॉमिकल वे, तीसरा तरीका पॉलिटिकल वे, चौथा तरीका फैक्चुअल वे। तो मैं आपको यहां पर जो बजट पढ़ा रहा हूं फिलहाल, वो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा, और अगर आपका इंटरेस्ट रहा क्लास के लास्ट में तो मैं आपको पॉलिटिकल और यहां पर फैक्चुअल तरीके से भी बजट पढ़ाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। अगर आप लोग इसी तरीके से, अगर आपके अंदर एंथुसियाज्म रहेगा, आपको लगेगा गुरुजी पढ़ाओ, तो मैं पढ़ाऊंगा, अदरवाइज नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये आपके ऊपर है। बात समझ आ रही है? बेटा बता रहे हैं सोनम सिंघानिया, 1 मिनट रुक जा, सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत ले, 1 मिनट रुक जा बस। बजट की अगर हम बात करेंगे तो याद रखें साथियों, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आर्टिकल 112 में बजट का जिक्र मिलता है, लेकिन बजट शब्द नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र मिलता है। और यहीं पर दोस्तों हमारी राज्य सरकार भी बजट बनाती है। राज्य सरकार बजट बनाती है अंडर आर्टिकल 202। आर्टिकल 202 के तहत हमारी राज्य सरकार भी दोस्तों क्या बनाती है, बजट बनाती है। जैसा यहां पर सोनम सिंघानिया ने क्वेश्चन पूछा है कि गुरुजी बजट कौन बनाता है, तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों हमारे देश में एक है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, यानी कि आर्थिक मामलों का विभाग। याद रखें, तो आर्थिक मामलों के विभाग की 2 डिवीजन होती हैं। एक इसका प्रभाग होता है बजट प्रभाग या बजट डिवीजन, और दूसरा प्रभाग होता है जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक डिवीजन। तो याद रखें, भारत में बजट को तैयार करने का कार्य बजट डिवीजन का है। तो भारत में बजट डिवीजन बजट तैयार करती है, और इकोनॉमिक डिवीजन भारत में जो कल मैंने आपको पढ़ाया था इकोनॉमिक सर्वे, तो इकोनॉमिक सर्वे को तैयार करती है। बात क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? इंटरिम बजट क्यों आया था इस बार समझ में आया, क्योंकि चुनावी वर्ष था, अगली सरकार आके बजट को कैंसिल ना कर दे, इसलिए आपका इंटरिम बजट लाया गया था। हर चुनावी वर्ष में इंटरिम बजट, अंतरिम बजट आपका लाया जाता है। ठीक है, बात सबको क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? जरा जल्दी से बता दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपसे फैक्चुअल डेटा पे काम नहीं करूंगा, सबसे पहले मैं डायरेक्टली आता हूं इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो हमारे एक्सपर्ट पी 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 पापा पापा करते रहते हैं न्यूज चैनल्स पे, और जो बच्चों को समझ में आता ही नहीं है, उसकी चर्चा सबसे पहले मैं आपके साथ इस क्लास के माध्यम से करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, बहुत ध्यान से समझेंगे, पूरे बजट की पिक्चर आपकी इस क्लास में क्लियर हो जाएगी, और शाम को जो डेटा आपके पास आएगा, जो मैं पढ़ाऊंगा, उसको आप धैं इसी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। 1 मिनट में सब कुछ समझ लेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। बट आने वाला 15 से 20 मिनट ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, अगर हम बात करते हैं बजट, तो बजट में आपको दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलेंगी। भाई इस बार सरकार जो बजट ला रही है, जो आज पेश हो रहा है, इसमें सरकार बात करेगी कि भैया मेरे ये राजस्व हैं, सरकार के क्या क्या राजस्व के स्रोत हैं।
तो सबसे पहले तो यहां पर निर्मला सीतारमण जी बताएंगी भाई साहब कि हमारे सरकार के ये क्या है, राजस्व के सूत्र हैं। क्या है ये? हमारे राजस्व के सूत्र हैं। ठीक है, राजस्व के सूत्र हैं। और ये दोस्तों हमारा है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, ये है दोस्तों हमारे सरकार के व्यय। साथियों, हमारे देश में अगर हम देखें कि हमारी सरकार को राजस्व की प्राप्ति कहां कहां से होती है, पहला सवाल तो याद रखिए, सरकार को राजस्व की प्राप्ति दो स्रोतों से होती है। किस किस स्रोत से? सबसे पहले होती है, इसको बोलते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? रिवेन्यू रिसिप्ट्स, या यूं कहें इसको बोलते हैं राजस्व प्राप्तियां। आज आपकी सरकार आपको बताएगी कि क्या क्या है रिवेन्यू रिसिप्ट्स। और दूसरा दोस्तों होता है कैपिटल रिसिप्ट्स, जिसको बोलते हैं आप लोग क्या? पूंजी प्राप्तियां। तो सरकार को राजस्व की प्राप्ति दो स्रोतों से आपको देखने को मिलेंगी। इसी तरीके से सरकार दो जगह खर्चा करती है। एक सरकार खर्चा करती है किस पर? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पर। और दूसरा सरकार दोस्तों खर्चा करती है किस पर? कैपिटल एक्सपेंडिचर पर। यानी कि सरकार के दो तरीके के व्यय होते हैं और दोस्तों दो तरीके के सरकार के क्या होते हैं? राजस्व के स्रोत होते हैं। तो एक सरकार करती है राजस्व व्यय और एक सरकार हमारी करती है पूंजी व्यय। बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो अब सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने यही है कि गुरुजी होते क्या हैं? ये तो बता दो, ये बता दो दिया, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या है बवाल ये क्या क्या नाम है दोस्तों? समझा दो है सर, तभी तो मजा आएगा हमें समझने में। तो आइए देखते हैं। देखिए, जब भी कभी इसको समझना हो तो आपको दो टर्म समझनी होंगी। क्या? पहली एक एसेट्स और दूसरा टर्म समझो लायबिलिटी। अब ये क्या होती है इसको समझो। एसेट्स को बोलते हैं परिसंपत्तियां। क्या बोलते हैं? परिसंपत्तियां। और लायबिलिटी को बोलते हैं दोस्तों दायित्व। अब ये क्या होता है जरा ध्यान से समझो। मेरे पास बंगला, सोना, गाड़ी, चांदी, जो भी कुछ है वो है मेरी दोस्तों एसेट्स, परिसंपत्तियां। और मैं अगर किसी से, आपसे मैंने क्लास में सिंपल कुमारी से, बादल से, सोनिका से कुछ पैसा उधार ले लिया, तो मेरी इनके ऊपर क्या हो गई? लायबिलिटी हो गई। मेरा इन पर दायित्व, मुझे इनका पैसा वापस करना है। बात समझ में आ रही है? तो एसेट्स और लायबिलिटीज को अगर मैं याद रखो, सिंपल एक शब्द में याद रखो, रिवेन्यू, राजस्व और एक्सपेंडिचर की टर्म में अगर आपको बता दूं तो आप चारों टर्म जो थी अभी, कैपिटल रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजी व्यय और राजस्व व्यय, 2 मिनट में समझ जाएंगे। क्या है खेल? आइए देखते हैं। मुझे एक बात बताइए साथियों, अगर मैं अपनी एसेट्स को बेच दूं, अगर मैं अपनी कार को बेच दूं, मैं अपने कार को बेच दूं, मैं अपने सोने चांदी को बेच दूं, तो उससे मुझे पैसा प्राप्त होगा नहीं होगा? अगर मैं अपनी एसेट्स को बेच दूं तो उससे मुझे पैसा प्राप्त होगा नहीं होगा? बताइए ईमानदारी से, पैसा प्राप्त होगा? अरे बोलो, पैसा प्राप्त होगा? यस। तो दोस्तों अगर मैं अपनी एसेट्स को कम कर दूं तो मुझे रिवेन्यू प्राप्त होगा, राजस्व प्राप्त होगा। या दूसरा, अभी मैंने आपको बोला कि मैं सोनिका से, ठीक है, बादल से, किरण से पैसा उधार ले लूं यहां पर क्लास में, है ना, और कहूं जरा 10-10 हजार रुपए, 1-1 लाख रुपए दे दो। तो दोस्तों दूसरा तरीका मेरे पास रिवेन्यू लाने का क्या है कि मैं अपने दायित्व को बढ़ा दूं, मैं कर्जा ले लूं, दायित्व को बढ़ा दूं, या अपनी एसेट्स को कम कर दूं, तो मुझे रिवेन्यू की प्राप्ति होगी नहीं होगी? बोलो हां, मुझे रिवेन्यू की प्राप्ति होगी नहीं होगी? होगी। और साथियों यहीं पर अगर मैं आपसे कहूं कि मैं 10 करोड़ की एक संपत्ति खरीद रहा हूं, गुड़गांव में फार्म हाउस खरीद रहा हूं, या 20 करोड़ रुपए स्पेंड करके मसूरी में फार्म हाउस खरीद रहा हूं, तो मैंने खर्चा किया, और खर्चा करने से मेरी जो एसेट है, संपत्ति है, वो बढ़ेगी या घटेगी? तो आप सब जानते हैं दोस्तों, अगर मैं व्यय करूंगा तो मेरी एसेट्स बढ़ेंगी। अब मैंने क्या किया, अब मैंने मेरे जो उधार लिया था इन सबसे, मैंने इनका 5 लाख रुपए उधार लिया था, अब मैं 5 लाख रुपए का खर्चा कर रहा हूं इनके जो मैंने कर्जा लिया उसको चुकाने में। बात समझ रहे हैं? तो मेरी लायबिलिटीज कम होंगी या ज्यादा होंगी? तो दोस्तों मेरी लायबिलिटीज कम होंगी, मेरे दायित्व कम हो जाएंगे अगर मैं खर्चा करता हूं तो। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ साथियों कि जब भी सरकार को रिवेन्यू की प्राप्ति होगी तो सरकार या तो अपनी एसेट्स को कम करेगी या सरकार अपनी लायबिलिटीज को बढ़ाएगी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में सरकार क्या करेगी? या तो अपनी एसेट्स को बढ़ाएगी या अपनी लायबिलिटीज कम करेगी। 2 फायदे आपको देखने को मिले। अगला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं उस पर फोकस रखेंगे। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एसेट्स कम करके या ज्यादा करके, लायबिलिटीज कम करके या ज्यादा करके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, बट अगला कॉन्सेप्ट समझो।
जितने भी हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट्स होते हैं, राजस्व प्राप्तियां, जितनी भी दोस्तों हमारी राजस्व प्राप्तियां होती हैं, जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं, याद रखिए जहां पर भी आपको रेवेन्यू वर्ड दिख जाए उस पर एसेट्स का और लायबिलिटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जहां पर भी आपको रेवेन्यू दिख जाए वहां पर एसेट्स का और लायबिलिटी का कोई प्रभाव आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है, इसको जरा प्रैक्टिकल समझते हैं। तो समझना चाहेंगे सब लोग, जल्दी से बताइए, समझना चाहेंगे? आइए जरा देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा किसकी, रेवेन्यू रिसिप्ट्स की। मेरी सरकार को कई बार कई करोड़ रुपए की राजस्व की प्राप्ति होती है। कहां से होती है? सरकार की राजस्व की जो प्राप्ति हो रही है मेरे सरकार की, वो कहां कहां से होती है समझते हैं। देखो सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी दोस्तों हमारे टैक्सेस हैं, ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस, मेरे देश में जितने भी टैक्सेस हैं, चाहे वो राज्य केंद्र सरकार के डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो, जितने भी सारे सभी प्रकार के करों से, सभी प्रकार के करों से जो मुझे आय प्राप्त होती है वो मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंतर्गत आएगा। क्यों आएगा? सवाल ये आता है, इसलिए आएगा दोस्तों कि जब मैं सभी प्रकार के करों की बात कर रहा हूं तो क्या इससे मेरी एसेट्स कम हुई? क्या मैंने एसेट्स बेची, अपनी सरकार की संपत्तियां बेची? नहीं। क्या मैंने उधार लिया? नहीं। तो दोस्तों याद रखो, रेवेन्यू रिसिप्ट्स पर एसेट्स और लायबिलिटीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझ में आ रही है? तो सभी प्रकार के करों से मुझे इनकम प्राप्त हुई। और मुझे इनकम सरकार को कहां से प्राप्त होती है? सरकार को इनकम प्राप्त होती है इनकम फ्रॉम पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। सरकार के दोस्तों कुछ सरकारी कंपनी है, सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां हैं, जैसे घेल, बेल, ओएनजीसी, आईओसीएल। इनसे सरकार को दोस्तों पीएसयू से इनको आय प्राप्त होती है। तो मुझे बताओ, जो पीएसयू से आय प्राप्त हो रही है, क्या इसमें सरकार ने अपनी एसेट्स कम करी? क्या लायबिलिटीज बढ़ाई? नहीं ना, सरकार के पास पैसा आया। तीसरा दोस्तों, हमारी सरकार आपसे बहुत सारी चीजों की फीस वसूल करती है। आप अगर रोड जंप करते हो तो आप पे फाइन लगाया जाता है। कई सारे आप लाइसेंस अप्लाई करते हो, तो ये सारे के सारे फी हो, फाइन्स हो, लाइसेंस हो, इनसे हमारी सरकार को आय प्राप्त होती नहीं होती? होती है। तो दोस्तों आय प्राप्त हो रही है इनसे भी, ये भी सरकार की आय के स्रोत हैं। तो मुझे बताओ, क्या इससे सरकार की एसेट्स या लायबिलिटी पर कोई प्रभाव पड़ा? कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ना हमने अपनी एसेट्स कम करी, ना हमने अपनी लायबिलिटीज बढ़ाई। बात क्लियर? सोनिका राजपूत कॉन्सेप्ट समझ लो। 1 करोड़ किसान को क्या मिला, क्या नहीं मिला, क्यों मिला, बाद में पढ़ लेना। ये सब कुछ बताऊंगा शाम के नंबर में, डोंट वरी अबाउट इट। अभी इसको कॉन्सेप्ट को सीखो, पूरा कॉन्सेप्ट क्या है बजट का, वरना जिंदगी भर बजट ऐसे ही पढ़ते रह जाओगे, रटते रह जाओगे जिंदगी भर। सीख के पढ़ो चीजों को तो बहुत जल्दी समझ में आएंगी। समझ रहे हैं? इसके बाद साथियों, मेरी सरकार को और पैसा कहां से आता है? तो हमें कुछ गिफ्ट्स और ग्रांट्स मिलते हैं। अब ये क्या होते हैं दोस्तों, इसको समझो। उपहार और ग्रांट। मान लो कल की डेट में दोस्तों हमारे एक कनाडा का प्रधानमंत्री हमारे भारत में आया, ठीक है, और वो मोदी जी से बहुत खुश हो गया। उसने कहा भाई ऐसा है मोदी जी, हम आपको पूरा एक एक्सप्रेस वे गिफ्ट कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, जब हमारे देश को एक्सप्रेस वे गिफ्ट किया गया तो क्या ये सरकार की रेवेन्यू का स्रोत हुआ? तो क्या इससे मेरी एसेट्स कम हुई? ना। क्या मेरी लायबिलिटी बढ़ी? नहीं ना। उन्होंने तो उपहार दिया है। उपहार कभी किसी के ऊपर दायित्व नहीं होता। अगर आप किसी को उपहार देते हैं तो वन साइड होता है, यूनिलेटरल होता है। आप थोड़ी ना उपहार इसलिए दे रहे हो कि वो भी आपको उपहार दे, है ना। तो यूनिलेटरल दोस्तों हमारा गिफ्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो जितने भी, ठीक है, जितने भी हमारी सरकार को उपहार मिलते हैं या हमारी सरकार को अनुदान मिल गया, मान लो एक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में फ्लड आया, तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के पास मान लो कोई ऐसी कंट्री जो हमारे भारत को ग्रांट देना चाहती है, अनुदान देना चाहती है कि चलो हम आपको अनुदान दे देते हैं, आप अपना यूज कर लो, कोई डिजास्टर देश में आया उसमें यूज कर लो। तो ऐसे सभी गिफ्ट और ग्रांट्स दोस्तों देश की हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंतर्गत जाएंगे। लेकिन याद रखें, इससे ना सरकार की एसेट्स ना सरकार की लायबिलिटीज पर कोई फर्क पड़ेगा। बात क्लियर है? इसके अलावा दोस्तों आपको बताना, यहां पर ध्यान रखना है, हमारी सरकार, ध्यान रखें, हमारी सरकार ने कई लोगों को लोन दे रखे हैं, तो उससे सरकार को इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है? इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम लोन। जो सरकार ने लोन बांट रखे हैं, सरकार ने कई लोगों को कर्जे दे रखे हैं, तो लोन का जो ब्याज होता है, जो लोन्स का जो ब्याज होता है, जो हर महीने में प्राप्त होता है, दोस्तों याद रखें, अगर मैं सिर्फ ब्याज की बात करूंगा, सिर्फ इंटरेस्ट की, तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स का पार्ट है। याद रखें,
ठीक है, ये रिवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है। और अगर मैंने पूरा का पूरा लोन ही कैप्चर कर लिया अपने पास तो वो अभी कैपिटल रिसिप्ट में आ जाएगा। तो याद रखें, इंटरेस्ट जो हमें मिल रहा है, ना इससे सरकार की एसेट्स कम हो रही, ना इससे सरकार की लायबिलिटी बढ़ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सरकार को इंटरेस्ट मिल रहा है, मजे से सरकार मजे ले रही है। एक होते हैं दोस्तों एस चीट। एस चीट क्या होते हैं? इनको बोलते हैं अनक्लेम्ड प्रॉपर्टीज। ऐसी प्रॉपर्टीज दोस्तों जिसका कोई क्लेम करने वाला नहीं है। कोई मिस्टर ए हैं, उनकी डेथ हो गई, उनका ना कोई वारिसान ना कोई नहीं, उनकी प्रॉपर्टी को सरकार गई, उस पर कोई क्लेम करने वाला नहीं था, वो क्लेम्ड प्रॉपर्टी दोस्तों यहां पर हमारी सरकार ने रख ली। तो ऐसी संपत्तियों को बोलते हैं दोस्तों हम क्या? एस चीट या राजगामी परिसंपत्तियां। तो ये सरकार के दोस्तों सारे क्या हैं? इनकम के स्रोत हैं। किसके? राजस्व प्राप्तियों के। इन सभी स्रोतों में याद रखें, ठीक है, कभी स्रोतों में आज तक ना सरकार की एसेट्स बढ़ती हैं ना सरकार की लायबिलिटीज कम होती हैं। इस बात को ध्यान रखें। समझ आ रही है बात क्या बोल रहा हूं? अब साथियों इसको भी हम तोड़ते हैं। ध्यान रखो, अगर हम रिवेन्यू रिसिप्ट की बात करते हैं तो ये दो तरीके की होती हैं। एक होती हैं टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट्स, आरआर का मतलब रिवेन्यू रिसिप्ट्स। एक होती हैं दोस्तों कर राजस्व प्राप्तियां। एक क्या होती हैं? कर राजस्व प्राप्तियां। और एक होती हैं नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट्स, या जिसको बोलते हैं गैर कर राजस्व प्राप्तियां, आरआर। तो दोस्तों रिवेन्यू रिसिप्ट्स दो तरीके की होती हैं, टैक्स और नॉन टैक्स। तो जो ये पॉइंट नंबर 1 है, ठीक है, तो ये जाएगा टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट्स में। बाकी 2, 3, 4 और 5, 6, यानी कि 2 से लेकर 6 पॉइंट तक ये सब जाएंगे किसमें? गैर कर राजस्व प्राप्ति में। तो मेरे सरकार की राजस्व प्राप्तियों के 2 सूत्र हैं। पहला सूत्र टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट्स यानी कि कर राजस्व प्राप्तियां, और दूसरी होती हैं गैर कर राजस्व प्राप्तियां। जितने भी प्रकार के टैक्सों से सरकार को आय प्राप्त हो रही है वो टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट्स में जाएगी, और जितने भी ये 2 से लेकर 6 तक की जो इनकम प्राप्त हो रही है ये नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट्स में आपको जाती हुई दिखेगी। बोलो बात सबको समझ में आई? नहीं समझ में आई जल्दी से बता दो तेजी के साथ। क्लियर बात? तो अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? दूसरा पॉइंट है हमारा कैपिटल रिसिप्ट्स। अब हम देखते हैं सरकार के राजस्व के दूसरे स्रोत कि सरकार को पूंजी प्राप्ति कैसे होती है। और जैसे कि आपको पता है, अगर हम कैपिटल रिसिप्ट्स की बात करते हैं तो इसमें सरकार की जो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, एसेट्स कम करना और लायबिलिटीज को बढ़ाकर जब सरकार को पैसा मिले तो इसको बोलते हैं दोस्तों पूंजी प्राप्ति। जब भी कभी सरकार को साथियों कैपिटल रिसिप्ट, पूंजी प्राप्ति का मतलब क्या है कि जब सरकार अपनी एसेट्स को कम करे और लायबिलिटीज को बढ़ाए तो उससे जो आय प्राप्त होती है वो होती है हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स। दोस्तों जरा समझने की कोशिश करते हैं, जरा ध्यान से समझें। सबसे पहले दोस्तों इसमें पूंजी प्राप्तियों में सबसे पहला टाइप होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट कैपिटल रिसिप्ट्स, या यूं कहें इसको बोलते हैं ऋण पूंजी प्राप्ति। साथियों याद रखेंगे सब एस्पिरेंट्स, हमारी सरकार को कुछ रिवेन्यू, कुछ राजस्व की प्राप्ति, या हम बोले राजस्व कहां से आता है तो पूंजी प्राप्तियों से आता है। कैसे आता है? देखो सरकार दोस्तों यहां पर करती है बोरोइंग्स। क्या करती है? बोरोइंग्स। बोरोइंग्स का मतलब होता है ऋण लेना। ठीक है, सरकार 2 तरीके से ऋण ले सकती है। एक लेती है सरकार ऋण इंटरनल आंतरिक रूप से, और एक सरकार ऋण लेती है बाहरी रूप से। किससे दोस्तों? एक्सटर्नल। क्या लेती है? एक्सटर्नल डेट लेती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक पॉइंट को नोट करके चलो। एक इंटरनल ऋण लेती है सरकार और एक बाहरी ऋण लेती है। इंटरनल किससे लेगी? तो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ले लेगी या पब्लिक से ले लेगी। हमारी लोक ऋण कैसे लेती है सरकार? तो लोक ऋण लेती है बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के थ्रू, जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र। अब आपको पता होगा दोस्तों, आपने एनएससी ले ली पोस्ट ऑफिस से जाके, ठीक है, अब कुछ टाइम के लिए आपका पैसा सरकार के पास आ गया, तो एक तरीके से सरकार आरबीआई के थ्रू या पब्लिक के थ्रू लोन लेती है। ये हमारा बात का कभी चैप्टर जब पढ़ेंगे आप तब उसमें क्लियर करेंगे। फिलहाल सरकार एक आंतरिक ऋण लेती है और एक लेती है एक्सटर्नल लिंक। ये एक्सटर्नल किससे लेती है? आईएमएफ से ले लिया, वर्ल्ड बैंक से ले लिया, मान लीजिए विश्व बैंक से, या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि जो भी हमारे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनसे हमारा क्या लेती है? पैसा उधार लेती है।
आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक से क्या लेती है दोस्तों, पैसा उधार लेती है, ठीक है। या एक्सटर्नल की अगर हम बात करें तो ये फॉरेन, वीडियो को दोस्तों अब तक लाइक नहीं कर रहे आप, किसी भी विदेशी देश से हमारी सरकार पैसा लेती है उधार, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरी सरकार को पूंजी की प्राप्ति ऋण लेकर हो रही है तो क्या मेरी लायबिलिटीज बढ़ रही नहीं बढ़ रही, क्या मेरी लायबिलिटीज पर प्रभाव पड़ना नहीं पड़ रहा, पड़ रहा है। मेरी एसेट्स लायबिलिटी चेंज हो रही है, लायबिलिटीज मेरी बढ़ रही है, तब मैं जाके पैसा यहां पर प्राप्त कर पा रहा हूं, बात क्लियर। और दूसरा यहां पर दोस्तों होता है वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स, या इसको बोलेंगे दोस्तों गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां। अब ये कैसे सरकार को प्राप्त होती हैं, जरा ध्यान से समझें, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले दोस्तों यहां पर याद रखेंगे, एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है विनिवेश। विनिवेश, विनिवेश को समझने से पहले आप एक टर्म समझो, प्राइवेटाइजेशन, यानी कि निजीकरण। निजीकरण का मतलब होता है कि जब आप पब्लिक सेक्टर को, सरकारी कंपनियों को जब आप प्राइवेट सेक्टर में तब्दील करें, निजी क्षेत्र में तब्दील करें, तो उसको बोलते हैं निजीकरण। समझ रहे हैं कि पूरी की पूरी सरकारी कंपनी की ओनरशिप अब एक प्राइवेट कंपनी के हाथ में आ गई है, तो उसको बोला गया निजीकरण। वहीं पर एक टर्म होती है डिसइन्वेस्टमेंट, जो इसी का एक पार्ट है। डिसइन्वेस्टमेंट में पब्लिक जो कंपनीज हैं, सरकारी कंपनीज हैं, आप ये मान के चलिएगा अपने कुछ शेयर्स दोस्तों, कुछ शेयर्स प्राइवेट एंटिटी को जब बेचे, यानी कि आप क्या कर रहे हो, डिसइन्वेस्टमेंट। अब विनिवेश करना चाहते हो, तो विनिवेश कैसे किया जाएगा, अपने शेयर्स को बेचकर। तो जब सरकारी कंपनी अपने कुछ शेयर्स को बेचती हैं, ठीक है, अपने एसेट्स को यानी कि कम करने की कोशिश करके उससे पैसा जनता से प्राप्त करती हैं, तो उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो मुझे एक बात बताओ सभी एस्पिरेंट्स, क्या डिसइन्वेस्टमेंट से हम अपनी एसेट्स को कम कर रहे नहीं कर रहे? अपनी एसेट्स कम करके हमें विनिवेश प्राप्त हो रहा है नहीं हो रहा? ईमानदारी से बताओ, हो रहा है भाई? हमें अपनी एसेट्स कम कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है, हमने अपनी एसेट्स को सेल किया, हमारे पास पैसा आया, तो हम अपनी एसेट्स को यहां पर सरकार अपनी परिसंपत्तियों को कम करके पैसे की प्राप्ति करती है। बात क्लियर सब लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं? और इसमें एक दूसरा पढ़ लें, एक होता है रिकवरी ऑफ लोन। ये भी दोस्तों समझ लें क्या होता है आज की डेट में। जो सरकार ने ऋण दिए हैं, तो ऋणों की वसूली से सरकार दोस्तों यहां पर क्या करती है, पैसा प्राप्त करती है। अब इसमें नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स में ऋणों की वसूली किस तरीके से आपकी एसेट्स कम को बताएगी, उसको जरा समझ लो, बहुत ध्यान से समझना, देखना। देखिए, कोई भी बैंक जब अपने कस्टमर को लोन देता है तो वो बैंक के लिए हो जाती है एसेट, परिसंपत्ति, इतना ध्यान रखो। इसी तरीके से अगर हमारी गवर्नमेंट किसी को लोन दे रही है तो वो सरकार के लिए हो गई एसेट। और अब क्या हुआ कि जो मेरी एसेट्स थी इसका मुझे पूरा रिकवरी हो गया, मैंने पूरा का पूरा लोन वापस ले लिया, तो इसका मतलब जो मेरी एसेट्स थी वो कम हुई या नहीं हुई, बताओ? तो मैंने अपनी एसेट्स को कम करके, यानी कि लोन को मैं एक एसेट मानता हूं, परिसंपत्ति मानता हूं, ठीक है। मेरे लिए लोन जो मैंने दिया है वो मेरी परिसंपत्ति है, ठीक है। अब वो कम हो गई, क्यों? क्योंकि मैंने रिकवरी ऑफ लोन यहां पर कर ली है। बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों, क्या सरकार ने अपनी एसेट्स कम करके और सरकार ने अपनी लायबिलिटीज बढ़ाकर पैसे की प्राप्ति करी नहीं करी? तो दोस्तों, ये होती है पूंजी प्राप्तियां। एक बार मैं दोबारा से बैक टू पवेलियन जाता हूं, आपको चीजें समझाता हूं। हमने पढ़ा सरकार के राजस्व, तो वो प्राप्तियां, वो रिसिप्ट्स जो सरकार अपनी एसेट्स को ना कम कर रही है और ना अपने दायित्व को बढ़ा रही है, उसके बावजूद जो रिसिप्ट, जो राजस्व प्राप्त हो रहा है, उसको बोला गया रेवेन्यू रिसिप्ट्स। पूंजी प्राप्तियां वो प्राप्तियां होती हैं जिससे सरकार की एसेट्स भी कम होती हैं और सरकार की लायबिलिटीज भी बढ़ती हैं। ऐसी प्राप्तियां जिससे सरकार की एसेट्स कम हो और लायबिलिटी बढ़ रही हो, ऐसी प्राप्तियों को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसिप्ट्स। बोलो, बात समझ में आई? इसी तरीके से दोस्तों अब हम देखते हैं हमारी सरकार कहां कहां खर्चा करेगी इस बार। आइए देखते हैं सरकार कहां कहां एक्सपेंडिचर करेगी। दोस्तों, आज के बाद जिंदगी भर के लिए आपके कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छप जाएगा, ये बात ध्यान रखें। और आप किसी को भी दोस्तों ये बजट अपने मम्मी पापा को भी शेयर करोगे, अपने बड़े भाई बहन को भी शेयर करोगे,
तो भी वो बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों इसको समझ पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे। और मैं उम्मीद करूंगा अपने बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन जो भी बजट को समझना चाहता है, आप उसके पास लिंक को शेयर कर सकते हैं, यह आपका परम कर्तव्य है। ठीक है, चलिए अब हम दोस्तों बात करते हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की। दोस्तों सबसे पहला एक्सपेंडिचर है राजस्व व्यय। सरकार साथियों राजस्व व्यय कहां कहां करती है, अब देखिए समझते हैं। सबसे पहले हमारी सरकार दोस्तों पब्लिक वेलफेयर में, लोक कल्याण में बहुत सारा पैसा खर्च करती है। लोक कल्याण, लोक कल्याण का मतलब क्या है दोस्तों? सरकार स्कॉलरशिप देती है, लोगों को देती है, सरकार ओल्ड एज पेंशन देती है, सरकार वृद्धावस्था पेंशन दे रही है, सरकार दिव्यांगजन को पेंशन दे रही है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दे रही है सरकार, बेरोजगारी भत्ते दे रही है। तो दोस्तों ये सरकार की क्या है सरकार के, ये सरकार के सारे क्या है खर्चे हैं जो सरकार लोक कल्याण में कर रही है। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों हमारी सरकार सब्सिडी में पैसा खर्च करती है, बहुत सारी सब्सिडी हमारी सरकार देती है। इसके साथ साथ हमारी सरकार डिफेंस पर्सनल्स, जो हमारे डिफेंस के लोग हैं, ठीक है, या यूं कहें हमारी पैरामिलिट्री के लोग हैं, उनको पैसा, मतलब उन पर पैसा यहां पर एक तरीके से एक्सपेंडिचर किया जाए, उनकी सैलरीज वगैरह में, उनकी जो भी फैसिलिटीज वगैरह। अब वो सियाचिन में बेचारा लड़ रहा है तो उसको तो पैसा दिया जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं ये सब कर रहा हूं, मैं पेंशन दे रहा हूं, स्कॉलरशिप दे रहा हूं, तो क्या इससे मेरी एसेट्स बढ़ी? क्या इससे मेरी सरकार का कुछ डेवलपमेंट हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या मेरी सरकार की इससे लायबिलिटीज कम हुई? क्या इससे मेरी सरकार के दायित्व कम हुए? कुछ भी नहीं हुआ, ये तो कुछ हो ही नहीं रहा इससे। तो ऐसे सभी खर्चे राजस्व व्यय कहलाते हैं। दोस्तों डिफेंस पर्सनल्स पर पैसा खर्च करना, ठीक है, ये एक, क्योंकि हमें मेंटेन करनी है अपने देश की सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, यूनिटी को हमें सिक्योर करना है, तो उसके लिए भैया हमें खर्चे तो करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा साथियों हमारी कानून व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हमारी पुलिस पे पैसा खर्च किया जाता है, आपको पता होगा, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ना इससे सरकार की एसेट्स बढ़ रही खर्चे करने से, ना सरकार की लायबिलिटीज कम हो रही हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां पर हम राज्यों को अनुदान देते हैं, ग्रांट्स टू स्टेट। भाई राज्यों को हम अनुदान देते हैं, राज्यों को हम क्या देते हैं? अनुदान। हम अपने अलग अलग राज्यों को अलग अलग कारणों के तहत अनुदान देते हैं। मान लो कभी नॉर्थ ईस्ट में त्रासदी आ गई, हमने नॉर्थ ईस्ट को पैसा पहुंचा दिया, कहीं पर बाढ़ आ गई, हमने वहां पर ग्रांट दे दी। ठीक है, तो सरकार का काम है, तो यहां पर ग्रांट्स टू स्टेट भी हमें देखने को मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट साथियों, हम खर्चा करते हैं जो लोन हमने लिए हैं, ध्यान से समझना, जो लोन हमने लिए हैं दूसरे देशों से, जो बोरिंग्स करी हैं, उसका इंटरेस्ट पेमेंट, उसका जो ब्याज है वो दोस्तों हम देते हैं। और याद रखो, हमारे पूरी इकोनॉमी में अगर सबसे ज्यादा हम खर्चा कर रहे हैं तो इसी चीज पर कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर जो सबसे ज्यादा हमारे देश का राजकोषीय घाटा कम होने का कारण है वो ये है, इंटरेस्ट पेमेंट दोस्तों लोन का बहुत ज्यादा है। और एक चीज याद रखें, अगर मैं इंटरेस्ट को पे कर रहा हूं तो क्या इससे मेरी लायबिलिटीज कम हो रही है? नहीं ना, मेरी लायबिलिटीज कम नहीं हो रही इससे। क्यों? क्योंकि जो लोन मैंने मान लो 100 करोड़ का लोन लिया, 100 करोड़ अगर मैं चुकाऊं तो वो मेरे लिए मेरी क्या होगी? लायबिलिटीज कम करने की बात करेगी। लेकिन मैं 100 करोड़ पे जो ब्याज दे रहा हूं उससे मेरी लायबिलिटीज कम नहीं हो रही। समझ में आ रही है? तो जो भी मेरी सरकार लोन ले रही है उस पर जो मैं ब्याज का भुगतान कर रहा हूं, ये मेरा एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपको देखने को मिलेगा। किस में देखने को मिलेगा? मेरे देश के राजस्व व्यय में आपको देखने को मिलेगा। बात क्लियर? तो दोस्तों ये सारे खर्चे जो सरकार कर रही है, क्या इससे सरकार की एसेट्स बढ़ी? नहीं बढ़ी। क्या सरकार की लायबिलिटीज बढ़ी? लायबिलिटीज कम हुई? ना, लायबिलिटीज भी कम नहीं हुई। और इसी तरीके से दोस्तों एक और खर्चा हमारे सामने आता है, डेट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। याद रखिए, जिसको बोलते हैं पूंजी व्यय, या यूं कहें इसको आप कैपेक्स के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? कैपेक्स। अब सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम पर क्या करती है, जरा ध्यान से समझें। सरकार दोस्तों रोड्स बना रही है, सरकार डैम्स बनाती है, सरकार ब्रिजेस बनाती है, सरकार हॉस्पिटल बना रही है, सरकार स्कूल्स बना रही है। बोलो, सरकार साथियों नेशनल हाईवे को और बड़ा कर रही है। दोस्तों सरकार रेलवे सेक्टर को, मेट्रो को चला रही है। अब मुझे बताओ,
जब सरकार इतने काम कर रही है तो इससे सरकार की एसेट्स बढ़ी नहीं बढ़ी। मेरे देश में रोड बन रही हैं, मेरे देश में डैम्स बन रहे हैं, मेरे देश में हॉस्पिटल बन रहे हैं, यानी कि सरकार की इससे संपत्तियों का निर्माण हो रहा है। बात समझ में आई? तो मेरे देश के लिए, मेरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा करने के लिए, मेरे देश की अवसंरचना को बड़ा करने के लिए मुझे कैसे खर्चे करने होंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर करने होंगे। समझ में आ रही है? तो इन सब से क्या हो रहा है? अगर मैं पूंजी व्यय कर रहा हूं तो इससे मेरी एसेट्स बढ़ रही नहीं बढ़ रही? इससे मेरी संपत्ति बढ़ रही है। बात समझ में आई? दूसरा, मेरी सरकार खर्चा करती है डिफेंस इक्विपमेंट्स पे। भाई जो रक्षा उपकरण हैं उन पर मेरी सरकार ने पैसा खर्च किया। एज फॉर द एग्जाम्पल अगर हम देखें, हमारी सरकार राफेल मंगवाती है, हमारी सरकार वो गन मंगवा रही है, वो फला चीज मंगवा रही है, कोई टेक्नोलॉजी यहां पे अडॉप्ट कर रहे हैं हम। तो ये सब चीज जो कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? जब हम इस पे खर्चा कर रहे हैं, हमने राफेल मंगवाए, हमने ये विमान मंगवाया, हमने वो इंडियन नेवल शिप में वो चीज इंपोर्ट करी, इससे दोस्तों क्या हुआ? इससे हमारे देश की एसेट्स क्रिएशन हो रही हैं, इससे हमारे देश की संपत्तियों का निर्माण हो रहा है। बात समझ में आई? तो दोस्तों कैपेक्स में जितने भी खर्चे किए जा रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इससे देश में एसेट्स बढ़ती हैं, एसेट्स क्रिएट होती हैं। ठीक। और इसके साथ साथ तीसरा खर्चा दोस्तों, अगर आपने समझा हो तो, जो मैंने देशों से लोन लिया है, अगर मैं इस पर खर्चा कर दूं, मैं पूरा का पूरा भुगतान कर दूं जितनी लोन मैंने लिया है, जितनी लोन अमाउंट मैंने ली है, तो दोस्तों क्या इससे मेरी लायबिलिटीज कम हुई नहीं हुई? हुई। इससे मेरे ऊपर दायित्व कम हुए नहीं हुए? तो साथियों याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, दोबारा से बैक टू पवेलियन आते हैं। तो आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि जितने भी राजस्व व्यय हैं, ये ऐसे खर्चे हैं, ना इससे सरकार की एसेट्स बढ़ती है, ना सरकार की दायित्व कम होते। ऐसे सभी खर्चे राजस्व व्यय कहलाते हैं। और ऐसे खर्चे जिनसे सरकार की एसेट्स भी बढ़े और जिससे सरकार की लायबिलिटीज भी कम हो, ऐसे सभी खर्चों को दोस्तों हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। बोलो बात समझ में आई नहीं समझ में आई? क्लियर बात सब लोगों को? जल्दी से बता दो तेजी के साथ। और देखो आने वाले 10 मिनट में आपका पूरा बजट का कॉन्सेप्ट क्लियर, आने वाले 10 मिनट में पूरा बजट का कॉन्सेप्ट क्लियर होने जा रहा है। अब आप बजट को किसी भी एंगल से देख लेना, आप बजट चुटकियों में समझ लोगे, कोई बड़ी बात नहीं रहेगी आप लोगों के लिए। दोस्तों अगर हम बात करते हैं बजट की, तो मैंने क्या पढ़ा जल्दी से देख लेते हैं एक बार तेजी के साथ। मैंने पढ़ा मेरी सरकार को रिवेन्यू प्राप्त होता है, एक्सपेंडिचर प्राप्त होता है। रिवेन्यू के मैंने 2 सोर्स पढ़े, एक मैंने पढ़ा रिवेन्यू रिसिप्ट्स और एक मैंने पढ़ा कैपिटल रिसिप्ट्स। रिवेन्यू रिसिप्ट्स 2 तरीके की हैं, टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट्स और एक हो गई मेरी नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट्स। बात क्लियर? और इसी तरीके से 2 तरीके के मेरे पूंजी क्या है प्राप्तियां हैं, एक है मेरी डेट कैपिटल रिसिप्ट्स ऋण पूंजी प्राप्तियां, और एक मुझे प्राप्त होता है गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां। इसी तरीके से मैंने 2 एक्सपेंडिचर पढ़े, एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। बात क्लियर? दोस्तों सब लोग याद रखिएगा, नहीं है लिखना नहीं है, ये तो आप इतनी होशियार हैं कि आपको सब आता है और आप तुरंत सब कुछ याद कर रही हैं, है ना भाई? ये समझा क्यों रहा हूं मैं इसको? दोस्तों आज जब आपका बजट आएगा तो सब लोग याद रखना, जब आपका आज बजट आएगा तो एक पिक्चर आपके सामने आएगी। आज क्या आने, पीआईबी पे एक पिक्चर आएगी, शाम को दिखाऊंगा, शाम को देखते हैं शाम को आती नहीं आती। 1 रुपया ऐसे होगा आपका, 1 रुपया, ठीक है? और इसमें एक पिक्चर आएगी, सबसे पहले इसमें लिखा होगा रुपीज गोस टू, कि रुपया कहां कहां गया। एक टर्म होगी रुपीज गोस टू और एक होगी रुपीज कम्स फ्रॉम, कि पैसा कहां कहां से आया। जहां पे लिखा है कम्स फ्रॉम, पैसा कहां कहां से आया, तो यहां पर हम सरकार के राजस्व की बात कर रहे हैं, और पैसा कहां कहां गया यहां पर हम एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। अब इस 1 रुपए को ये क्या करते हैं, इसको 100 पैसे में तोड़ देते हैं, ठीक है? 100 पैसे में क्या कर देंगे, तोड़ देंगे 100 पैसे में। मान लो इन्होंने बोला कि हमने 12 पैसा या 18 पैसा हमारे देश को जीएसटी से मिलेगा, मान लो इन्होंने ऐसा अजम्पशन करा, या इन्होंने बोला कि हम इस चीज पर 15 पैसा खर्च करेंगे या 12 पैसा खर्च करेंगे, तो इसका मतलब यह हुआ कि 1 पैसा इज इक्वल टू 100 पैसा, 1 रुपया इज इक्वल टू 100 पैसा। तो इसको आप 100% मान लेना। क्या मान लेना? 100%। आइए मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। पिछली बार का जो आपका बजट आया था दोस्तों, जो आपका पिछली बार का क्या आया था, बजट आया था, उसको मैं एक बार दिखा देता हूं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो जाए। देखिए
इस तरीके से पिक्चर आपको आज देखने को मिलेगी। एक्चुअल में बजट में आप लोगों को इस तरीके की पिक्चर देखने को मिलेगी प्रॉपर तरीके से, और यही दोस्तों आपका बजट का कंक्लूजन है कि रुपीस कहां कहां गया और पैसा कहां कहां से आया। तो आइए एक बार इसको देख लेते हैं। ये पिछले साल का है, शाम को मैं आप लोगों को 2024 का बताऊंगा एग्जैक्ट, इस आज जो पेश होगा। अभी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। देखो ये रुपया हो गया। अब इसमें यह कहा गया कि हमारे देश में आय कर से हमें 19% रिवेन्यू की प्राप्ति हुई है। हमारे देश में यूनियन एक्साइज ड्यूटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दोस्तों याद रखिएगा किसी भी चीज के उत्पादन पर लगने वाला कर क्या होता है, एक्साइज ड्यूटी होती है। ठीक है, सिर्फ कुछ चीजों को छोड़कर पेट्रोल, एल्कोहल, फार्मास्यूटिकल्स, टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स, समझ रहे हैं, और नारकोटिक्स, अफीम, चरस, गांजा, इनको छोड़कर बाकी जितनी भी चीजों का उत्पादन आपके आंखों के सामने हो रहा है उस पर लगती है यूनियन एक्साइज ड्यूटी। समझ रहे हैं। एक साथियों कॉर्पोरेशन टैक्स, निगम कर। निगम कर क्या होता है दोस्तों, हमारी कंपनियों के नेट इनकम पर, शुद्ध आय पर लगने वाला, कि हमारी जो भारत की कंपनीज हैं वो कितना एक्चुअल में प्रॉफिट कमा रही हैं, उस पर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स, निगम कर। तो निगम कर से इस इंटरिम बजट में 17% इनकम का अनुमान लगाया गया था। वहीं पर साथियों जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये भारत में सभी इनडायरेक्ट टैक्स को खत्म करके जीएसटी लाया गया कुछ चीजों पर छोड़कर। तो 18% इनकम हमें यहां से देखने को मिल रही है। उसके अलावा दोस्तों हमने बोरोइंग्स और अदर लायबिलिटीज, ऋण और अन्य देयता, तो दोस्तों ऋण और अन्य देयता हमारे देश से 28% है। सोचो 28% हम बोरोइंग्स कर रहे हैं और हमारे पास अन्य देयता हमें देखने को मिल रही है। यहीं पर दोस्तों आपने देखा नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, यानी कि गैर कर प्राप्तियां, ये मैंने आपको बताया अभी। तो गैर कर प्राप्तियां हमारे देश में 7% हैं। अगला है नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स, इसको बोलेंगे गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां। अभी बताया नहीं बताया, चल जल्दी से बताओ। गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां। और कस्टम क्या होता है, कस्टम होता है सीमा शुल्क। हमारे देश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर लगने वाला, खासकर इंपोर्ट पर टैक्स जब लगे तो उसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। ये कितना है, 4% यहां पर बताया गया है। बोलो बात समझ में नहीं समझ में आई, क्लियर है बात। तो इसका मतलब जो अभी मैंने आपसे बजट में सारी बात की, ये क्या है, ये टैक्स है। ये क्या है, टैक्स है। ये क्या है, टैक्स है। ये क्या है, टैक्स। ये क्या है, टैक्स। तो ये सारे हो गए मेरे टैक्स, रिवेन्यू रिसिप्ट्स, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, समझ रहे हैं। डेट कैपिटल रिसिप्ट्स, डेट मतलब बोरिंग्स वाले जो हमने उधार लिए हैं, ये डेट हो गए, डेट कैपिटल रिसिप्ट्स। और ये हो गई मेरी नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स। ये हो गया दोस्तों मेरे देश का रिवेन्यू कहां कहां से आएगा। बोलो बात समझ में आई। मेरे देश को रिवेन्यू की प्राप्ति कहां कहां से होगी यह आपको समझ में आ गया। शाम को सेम चार्ट में आपको दिखाऊंगा और तब मुझसे मत कहना कि गुरुजी समझ में नहीं आया था, क्या क्या लिखा हुआ है। आज से पहले भी आप पढ़ते थे ये चीज, तब समझ में इतनी नहीं आती होगी, लेकिन आज की डेट में आप एग्जैक्ट फिगर यहां पर समझ पा रहे होंगे। एक बार सभी लोग वाई लिखकर अपने वाक्य की संतुष्टि करें, और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि जल्दी से कमेंट सेक्शन में और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अरे समझ आ रहा है साथियों। दूसरी बात, अब आते हैं रुपीज गोस टू। देखो रुपीज कहां कहां गया, जरा ध्यान से देखो। पेंशन 4% खर्चा करते हैं, ठीक है। फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफर्स 8% के देखने को मिल रहे हैं। स्टेट का शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज 20% की देखने को मिल रही है। इसके अलावा डिफेंस पर 8% खर्चा, सब्सिडी 6% खर्चा, इंटरेस्ट का पेमेंट देखो ध्यान से, यहां पे ब्याज पर खर्चा 20% कर रहे हैं, सोचो। और ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है हमारा, ध्यान से समझ लो, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं। अगर इंटरेस्ट का हम पेमेंट कर रहे हैं, इट इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इससे सरकार की एसेट्स भी नहीं बढ़ रही और ना इसकी सरकार की लायबिलिटीज कम हो रही। ये तो बहुत खतरनाक है। हम डेट ले रहे हैं, उसका पेमेंट कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। अब दो टर्म आपके सामने और आई, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इसको भी समझ लीजिएगा एक बार। देखिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब होता है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, ऐसी योजनाएं जिसको केंद्र सरकार के द्वारा लाया जाता है, जिसमें 100% फंडिंग केंद्र सरकार की होती है। ऐसी स्कीम्स को बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं। वहीं पर एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं। ये वो योजनाएं हैं दोस्तों जिसमें
ये योजनाएं लाई जाती है, एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट इसको इंप्लीमेंट करती है, ऐसा मान लो। राज्य सरकार इसको लागू करती है, और इसमें फंडिंग जो होती है ना, वो कैसे होती है, जैसे आपने कभी सुना होगा कि फला स्कीम में 60-40 का रेशो रखा गया। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसी स्कीम्स में फंडिंग जो होगी, जो पैसा दिया जाएगा, ऐसे केस में 60% पैसा आपकी केंद्र सरकार देगी, और 40% पैसा जिस राज्य में स्कीम को लागू किया जा रहा है वो राज्य सरकार देगी। और दोस्तों आज तुरंत याद कर लो, सामाजिक कल्याण योजनाओं में एक और स्कीम होती है जिनको बोलते हैं स्टेट स्पेसिफिक स्कीम, स्टेट के वेलफेयर के लिए स्कीम। और याद रखें, जब राज्य के लिए योजनाएं लाई जाती है राज्य सरकारों के द्वारा, तो उसमें 100% फंडिंग राज्य सरकारों की होती है। ठीक है, तो एक वो योजनाएं जिसमें 100% फंडिंग केंद्र सरकार की है, एक वो योजनाएं जिसमें राज्यों के लिए इंप्लीमेंट की जा रही है केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं हैं जिसमें राज्य व केंद्र दोनों का शेयर होता है, और एक योजनाएं जो राज्य स्पेसिफिक होती हैं जिसमें 100% फंडिंग राज्य सरकारों की आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही भाई? क्लियर है बात आप सब लोगों को? तो ये दोनों योजनाएं समझ में आ गई। 16% हम सेंट्रल सेक्टर स्कीम में दे रहे हैं। पब्लिक वेलफेयर, याद करो, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का टर्म हुआ दोस्तों। पब्लिक वेलफेयर में ये किस में दे रहे हैं? ये भी दोस्तों हम यहां पर 8% यानी कि 24% तो हम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड मतलब स्कीम्स में ही दे रहे हैं, वेलफेयर के तहत दे रहे हैं। कितना परसेंट? 24%। 20% इंटरेस्ट पेमेंट दे रहे हैं, 44% तो खर्चा हमारा यही हो गया। कुछ बात समझ में आ रही है? इसलिए हमारे देश में कैपेक्स कम है, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर पर कम खर्चा कर रहे हैं। और एग्जैक्टली किसी देश की विकास के लिए, किसी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्चा ज्यादा कहां होना चाहिए? तो आप जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पैसा खर्चा होना चाहिए कहां पर एवरीवन? कहां पर? कैपिटल एक्सपेंडिचर पर पैसा खर्च आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से बता दीजिएगा ये पिक्चर आपको समझ में आई नहीं समझ में आई। और डेटा लो, और क्या डेटा आज आपको देखने को मिलेगा शाम को, उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। आप लोगों के लिए सब मसाला तैयार किया गया है हमारे द्वारा, है ना, सारा मसाला तैयार किया हुआ है मैंने, बस आपको पढ़ना है। देखो इस तरीके का डेटा आपके पास और आएगा, आज आएगा। अब ये डेटा क्या है इसको भी समझ लेते हैं जरा जल्दी से। समझना चाहेंगे बजट का एक और एंगल? आज की इस क्लास में बजट के एक और एंगल पर चर्चा कर दूं, जल्दी से बता दो, फिर आगे मैं आपसे पूछूंगा। अगर आप कहोगे तो मैं आगे पढ़ाऊंगा, वरना नहीं पढ़ाऊंगा। बताइए जल्दी से, चर्चा करूं आप लोगों से, बजट का एक और एंगल आपको पढ़ाऊं आज की क्लास में? जल्दी से बता दो, बहुत जल्दी से। सब लोग यस बोलेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा, अदरवाइज नहीं पढ़ाऊंगा। जो मेन एंगल है, यानी कि बजट, आपने इतना तो समझ लिया कि बजट क्या होता है। अब बजट का एक्चुअल डॉक्यूमेंट भी अगर आप समझना चाहते हैं तो क्या होगा, जरा देखते हैं। समझें? अरे सब लोग बताओ, एक ही बच्चा आंसर कर रहा है। नहीं पढ़ना तो क्लास बंद करें, फिर जल्दी बताइए। क्लास बंद कर दें? जब तक सभी लोग वाई नहीं लिखेंगे मैं नहीं पढ़ाऊंगा। चलिए आइए देखते हैं बजट के बारे में। बहुत ध्यान से चीजें समझनी है, ये दिमाग से उतर गया तो उतर जाएगा। सबका कंसंट्रेशन यहां होना चाहिए फिलहाल जो मैं लिख रहा हूं, अभी पढ़ रहा हूं। देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं बजट की तो ध्यान रखना सब लोग, मैं एग्जाम्पल के तहत आपको समझाऊंगा, क्योंकि 1 फरवरी आमतौर पर बजट पेश होता है तो मेरे लिए वो समझाना आसान होगा। तो 1 फरवरी मैं दोबारा से ले रहा हूं, 1 फरवरी मान लीजिए 2024, इस दिन आपका बजट पेश हुआ। बात समझ रहे हैं? तो मुझे बताओ 1 फरवरी 2024 को जो बजट पेश किया गया वो कौन से वित्त वर्ष का किया गया? कौन से वित्त वर्ष का बजट पेश किया गया? तो आप बोलोगे गुरुजी 2024-2025 का किया, यही बोलोगे। और इस दिन डेट क्या रही होगी? 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक का जो मैंने बजट पेश किया वो दोस्तों मेरा 1 फरवरी 2024 को मैंने पेश किया अगले वित्त वर्ष के लिए। यह बात क्लियर है? कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं? अब मुझे एक बात बताइए, जिस दिन 1 फरवरी 2024 थी उस दिन कौन सा वित्त वर्ष चल रहा था? तो आप जानते हैं उस दिन वित्त वर्ष चल रहा था 2023-2024। बात समझ में आ रही है? 2023 और 2024 चल रहा था, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर
31 मार्च 2024 तक। मुझे एक बात बताइए, सभी एस्पिरेंट्स एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्या इस फाइनेंशियल ईयर को, ये फाइनेंशियल ईयर 1 फरवरी 2024 को कंप्लीट हो चुका था? बोलो। मैं आपसे सिंपल शब्दों में बोलूं, मान लो आप अपने पिताजी से पैसे लो कि बापू 10,000 रुपए चाहिए अगले महीने के लिए, तो आपके बापूजी क्या कहेंगे, बेटा पहले का हिसाब दे, पहले का हिसाब दे, तूने खर्च कहां करे। तो आपके पास अगर मैं आपसे यहां पे 1 फरवरी 2024 को पिछले वर्ष का हिसाब मांगने बैठ गया, तो मुझे बताओ पिछले वर्ष का डेटा मेरे पास पूरा आ चुका था 1 फरवरी 2024 को, यस और नो? जल्दी से बताओ, क्या मेरे पास 1 फरवरी 2024 को इस साल का डेटा कंप्लीट आ गया था, नहीं आ गया था? नहीं आया था भाई, अभी 2 महीने और बचे हुए हैं, तो मेरे पास इसके भी डेटा कंप्लीट नहीं आए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब इसका बजट पेश किया गया होगा 1 फरवरी 2023 को, तो उस वर्ष कौन सा वित्त वर्ष चल रहा था, 2022-2023, जो दोस्तों कब से कब तक चलेगा, ये चलेगा 1 अप्रैल 2000 कब से 22 से लेकर 31 मार्च 2023 तक। बोलो, बात समझ में आई सब लोगों को? क्या मेरे पास इस वाले वित्त वर्ष के आंकड़े उपलब्ध हैं? क्या मेरे पास इस वाले वित्त वर्ष के आंकड़े उपलब्ध हैं? है भाई, 1 फरवरी 2024 को मेरे पास सिर्फ इस वित्त वर्ष के पूरे आंकड़े उपलब्ध हैं। बाकी दो, ये तो आएगा, ये तो अभी साल आने वाला है और ये साल अभी चल रहा है, तो मेरे पास ना इसके पूरे आंकड़े उपलब्ध हैं, ना मेरे पास पूरे डेटा इसके उपलब्ध है, मेरे पास इसके डेटा उपलब्ध हैं। साथियों, कॉन्सेप्ट क्या होगा, जरा समझने की कोशिश करो। कॉन्सेप्ट यह होगा कि बजट में हमें लगता है कि हम सिर्फ एक ही वर्ष की बात करते हैं, बजट में 1 वर्ष के आंकड़ों की बात नहीं होती, बजट में 2 और वर्षों के आंकड़ों की बात होती है, बजट में 3 वर्षों के आंकड़ों की बात होती है। समझ में आई? 3 वर्ष के डेटा को देखा जाता है बजट में, और हमें लगता है कि साथियों हम एक ही वर्ष का डेटा देख रहे हैं। अब ये क्या खेल है, आइए समझते हैं। देखो जरा ध्यान से, एवरीवन शुड पे अटेंशन और यहां पर चीजें समझें। लिसन वेरी केयरफुली, बहुत ढंग से समझें चीजों को, क्या बोल रहा हूं मैं। देखो ध्यान से सब लोग, एवरीवन शुड पे अटेंशन। देखिएगा साथियों, मेरी सरकार ने साथियों 2022-23 के मेरे पास डेटा पूरी तरीके से उपलब्ध हैं या नहीं है, तो दोस्तों इसको बोलते हैं एक्चुअल एस्टीमेट। क्या बोलते हैं इसको? एक्चुअल एस्टीमेट्स, या यूं कहें इसको बोलते हैं वास्तविक आंकड़े। क्या बोलते हैं? वास्तविक आंकड़े या वास्तविक अनुमान। लिख लो कि वास्तविकता में क्या अनुमान आया। ठीक, क्लियर बात। अभी मैं दूसरा आपसे यहां पर डिस्कस करूंगा ये वाला पोर्शन। साथियों 2023-24 की अगर मैं आपसे बात करूं, तो इसमें एक चीज ध्यान रखें, सब लोग ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जब ये वित्त वर्ष आया होगा, तो यहां पर बजट का एस्टीमेट किया गया होगा। जल्दी से बोलो, जब वित्त वर्ष आया होगा, जब एक इसका बजट पेश किया गया होगा, तो यहां पे बजट का अनुमान लगाया गया होगा। अनुमान लगाया गया होगा ना, बजट का ये अनुमान है। और अगर आप 1 फरवरी 2024 को देखो, तो इस वर्ष वित्त वर्ष के कुछ महीने पूरे हो चुके हैं। यस, तो जो मैंने अनुमान लगाया और जितने महीने मेरे पूरे हो गए, तो मेरी सरकार क्या करेगी, बजट एस्टीमेट के साथ, बजट अनुमान के साथ एक रिवाइज्ड एस्टीमेट भी देगी। देगी नहीं देगी बताओ भाई? रिवाइज्ड एस्टीमेट, या इसको बोलते हैं संशोधित अनुमान। ये क्यों देती है कि क्योंकि जो मैंने मान लो अनुमान लगाया था कि मैं 500 करोड़ रुपए आईटी पे खर्च करूंगा, लेकिन मेरी सरकार ने 10 महीने में पिछले में देखा कि हमने सिर्फ 200 करोड़ रुपए खर्च किए, तो वो मेरा अनुमान गलत हो गया ना। तो उस अनुमान को, जो बजट में मैंने एस्टीमेट रखा था, उस अनुमान को रिवाइज किया जाएगा और आपके सामने पेश किया जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं संशोधित अनुमान। और जो आने वाला वित्त वर्ष है, इसको तो आपको पता ही है, ये है बजट एस्टीमेट। ठीक है, क्या है ये आपका बजट एस्टीमेट। ये तो हमने अनुमान है पूरा हमारा बजट का अनुमान कि क्या क्या इस वर्ष के खर्चे होंगे, क्या क्या रिवेन्यू आएगा, ये है हमारा बजट का अनुमान। ठीक दोस्तों, इसको ही बोलते हैं एक्चुअल एस्टीमेट ए, इसको ही बोलते हैं बजट एस्टीमेट बी, इसको बोलते हैं रिवाइज एस्टीमेट आर ई, और इसको बोलते हैं बी। बोलो, बात समझ में आई? क्लियर? इसी को दोस्तों ए बी आर ई आर बी बोलते हैं कि मेरे पास इसके वर्ष के
कुछ आंकड़े तो आ चुके हैं ना 1 फरवरी 2024 को। तो जो मैंने एस्टिमेट किया, मेरी सरकार मुझे बताएगी कि अब रिवाइज कितना हो गया, कितना हमने बताया था खर्चा, अब कितना हो रहा है और आने वाला अनुमान कितना है, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। और दोस्तों एक चीज याद रखें, जब भी कभी सरकार आपको पिछले वर्षों का रिपोर्ट कार्ड दें, पिछले वर्षों का रिपोर्ट कार्ड दें, इसको ही हम इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक सर्वे। यही दोस्तों क्या होता है, आर्थिक सर्वेक्षण। इकोनॉमिक सर्वे इज नथिंग दस द रिकॉर्ड ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड या आपका बजट से एक दिन पहले, आज बजट एस्टिमेट्स जारी किए जाएंगे, पूरा जारी किया गया। कल आपको पिछले सालों के आंकड़े मैंने पढ़ाए कि 2024 में क्या हुआ, फलाने में क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, सारे डेटा मैंने आपके साथ क्या किए थे, प्रस्तुत किए थे। बात समझ में आई। अब दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो बजट में होता है वो भी आपके सामने आ चुका है। इसमें अगर आप सबको विजिबिलिटी है तो मैं थोड़ा सा यहां पर आपको बता देता हूं। देखो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है राजस्व की प्राप्तियां। जरा ध्यान से देखो, राजस्व की प्राप्तियां, पहले कर राजस्व, टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट्स अभी बताइए आपको, और दूसरी नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब देखो यहां पर 2024-25 का इस तरीके से बजट आएगा। तो ये हो गया मेरा बीई, ये हो गया मेरा 2023 और 2024 का, तो ये मेरा हो गया इस तरीके से। देखो तो यहां पर ये बजट एस्टिमेट हो गया बी और ये रिवाइज एस्टिमेट हो गया आरई। ये संशोधित अनुमान आपको देखने को मिल रहे हैं। बात क्लियर। यहां पर आओगे तो ये मेरा एक्चुअल एस्टिमेट हो गया कितना है। और यहां देखो सबसे पहले राजस्व प्राप्तियों की बात करूंगा मैं, डन है। दूसरी बात करूंगा कैपिटल रिसिप्ट्स की, पूंजी प्राप्तियों की, ये भी डन हो गया कि पूंजी प्राप्तियां भाई कैसे कैसे पूंजी प्राप्ति कहां कहां से करी है मैंने। तीसरा टोटल रिसिप्ट्स कितनी है, टोटल प्राप्ति मेरी सरकार को, जैसे मेरी सरकार को 47 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ और ये करोड़ में होगा, 47 लाख करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ कम से कम। फिर आ गया कुल व्यय कितना है मेरी सरकार का, कुल खर्चा कितना है, इन्होंने खर्चे कहां कहां किए, कितना इंटरेस्ट का पेमेंट किया, कितनी इन्होंने ग्रांट दी, समझ रहे हो, इन्होंने कितना यहां पर इंटरेस्ट पेमेंट है, कितना रिवेन्यू अकाउंट, इस तरीके से पूरा डेटा आपके सामने आ गया। ठीक है। और ये हो गया दोस्तों आपका पूरा बजट। और बजट कुछ नहीं होता, यही आंकड़े आपके सामने आज पेश किए जाएंगे जिसकी चर्चा मैं सामने करूंगा। आपको इन आंकड़ों को भी फिलहाल नहीं देखना, आपको बिल्कुल दोस्तों करंट बजट को देखना है, जो आज शाम को मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। शाम को मैं आंकड़े आपके साथ यहां पर लाने की कोशिश करूंगा। मैं इस वीडियो को इसलिए पढ़ाया जिससे आपको पता लगे कि बजट में एक्चुअल में हम किस किस चीज की बात करते हैं, कौन कौन से एस्टिमेट्स की बात करते हैं। ठीक है। नहीं दिख रहा तो एक बार इसको थोड़ा सा इस तरीके से देख लो। देखो अगर दिख रहा हो तो इस तरीके से देखो, आपके पास यहां पर एस्टिमेट देखने को मिल रहे हैं, बजट एस्टिमेट, रिवाइज और बजट जो मैंने बताया बस वही आपको यहां पर लिखा हुआ है। और यहां पे बस सिंपल याद रखो, यहां पर मैंने जैसे आपको बताया था कि कितना राजस्व प्राप्ति होंगी, कितना रिवेन्यू आएगा, कितना व्यय होगा, उसके बारे में पूरा जिक्र आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, क्लियर बात। अब ये पीपीटी मैं आपको भेज दूंगा अभी पीडीएफ, तब आपको क्लियरिटी हो जाएगी। अब साथियों एक डॉक्यूमेंट और हमारी सरकार जारी करती है, एक डॉक्यूमेंट हमारी सरकार और जारी करती है, उसके बारे में भी चर्चा कर लेता हूं मैं आप लोगों से। कौन सा डॉक्यूमेंट जारी करती है जरा देख लेते हैं एक बार, जरा ध्यान से देखें। दिस वन, ये तो दिख रहा होगा आप लोगों को। हमारी सरकार साथियों ये इस तरीके का भी एक आंकड़ा जारी करती है, अगर आप देख रहे हो। और इसमें सरकार यहां पर साथियों याद रखें राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के स्रोत की बात करती है, फिस्कल डेफिसिट की बात कर रही है सरकार। इसके साथ साथ सरकार एक और यहां पर बात करती है घाटे के साथ। ये कुछ तरीके के आपको यहां पर घाटे दे रखे हैं, फिस्कल डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। ये घाटों की भी चर्चा सरकार करती है कि क्या क्या अनुमान रहे, एक्चुअल एस्टिमेट में क्या रहा, बजट एस्टिमेट में क्या रहा, रिवाइज एस्टिमेट में क्या रहा, और इस बार का जो वित्त वर्ष है इसका बजट एस्टिमेट क्या है। और दोस्तों यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कि हमारी सरकार का फिस्कल डेफिसिट कितना % है, रिवेन्यू डेफिसिट राजस्व घाटा कितना है सरकार का, प्राथमिक राजस्व घाटा कितना है, प्रभावी राजस्व घाटा कितना है। ये आपके प्रश्न आपके पेपर में एज इट इज आपसे पूछे जाते हैं। बात समझ में आई। तो अब सवाल आपके पास है, क्या मैं इसको पढ़ाऊं या छोड़ दूं, जल्दी बताइए। अगर इसको पढ़ाना है तो अभी मैं आपको इसका एक ओवरव्यू पूरा दे देता हूं कि कैसे कैसे घाटे काम करते हैं और क्या क्या घाटों में आपको देखने को मिलेगा। जल्दी से बताइए,
बताया जाए आप लोगों को कि कैसे क्या होता है फिस्कल डेफिसिट, क्या होता है आपका रिवेन्यू डेफिसिट, जल्दी से बता दीजिएगा तेजी के साथ। अगर बताना है तो जल्दी बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सभी लोग वाई लिखें और क्लास के लिंक को शेयर करें अपने साथियों के पास। मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने दोस्तों के पास इस लिंक को साझा करें और समझने की कोशिश करें। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कुछ एक क्लासिफिकेशन और इंपॉर्टेंट, जरा ये समझते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हम कभी बजट की बात करते हैं तो बजट का हमें क्लासिफिकेशन देखना है, ठीक है। बजट का हमें यहां पर क्या देखना है, क्लासिफिकेशन, कि बजट एक्चुअल में कितने तरीके का होता है। अगर मैं बजट के वर्गीकरण पे जाऊं तो याद रखें, हमारे देश में टोटल एक्सपेंडिचर, सरकार का कुल व्यय कितना है, और टोटल रिवेन्यू, सरकार का कुल राजस्व कितना है। इसके आधार पर हमारे देश में दोस्तों बजट के कुछ टाइप्स होते हैं। एज पर दी एग्जाम्पल, सबसे पहला टाइप होता है जिसको बोलते हैं बैलेंस बजट। क्या बोलते हैं, बैलेंस बजट, या यूं कहें इसको बोलते हैं संतुलित बजट। दोस्तों पहली कंडीशन क्या है कि जब भी मेरी सरकार का टोटल व्यय उसके टोटल राजस्व के बराबर है, यानी कि जब मेरी सरकार जितना खर्चा कर रही है उतना ही मेरी सरकार को रिवेन्यू प्राप्त हो रहा है, तो साथियों ये है मेरा बैलेंस बजट। दूसरा यहां पर आपको देखने को मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, एक होता है डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट का मतलब क्या होता है, घाटा बजट का। बहुत सिंपल है दोस्तों, मान लीजिए आप कमाते हैं 15,000 रुपए और आपके खर्चे हैं 20,000 रुपए के, तो आपको 5,000 रुपए का घाटा हुआ नहीं हुआ। तो जब भी कभी हमारी सरकार, कोई भी सरकार हो, अगर उसके टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है और टोटल रेवेन्यू कम है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही क्या कहलाता है, डेफिसिट बजट। तो एक सरकार बनाती है घाटे का बजट अगर सरकार के खर्चे ज्यादा हैं और सरकार को राजस्व की प्राप्ति कम हो रही है। बात क्लियर। और तीसरा बजट दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, सरप्लस बजट। और सरप्लस बजट क्या होता है, इसको बोलते हैं फायदे का बजट। मतलब साथियों, जब हमारी सरकार रिवेन्यू ज्यादा कमाए और एक्सपेंडिचर कम करे, यानी कि जब भी कभी मेरी सरकार को राजस्व की प्राप्ति ज्यादा हो, मतलब हम कमा 20,000 रहे हैं और हमारे खर्चे 15,000 रुपए के हैं, तो हमें 5,000 रुपए का फायदा हुआ, तो इसको बोलते हैं सरप्लस बजट, फायदे का बजट। बात क्लियर है दोस्तों? हाँ जी, क्लियर बात। अब साथियों याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन तीनों बजट्स में सबसे बेहतरीन बजट कौन सा है बताइए। अगर आपसे कोई पूछे कि इन तीनों बजट में विच वन इज द बेस्ट बजट फॉर योर इकोनॉमी, तो आप याद रखें, सभी लोग आंसर करें। तो कुछ बोल रहे हैं सरप्लस बजट बहुत अच्छा है सर, सरप्लस सरप्लस सरप्लस, बहुत बढ़िया। दोस्तों याद रखिएगा, सरप्लस बजट हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है, याद रखें। ना हमें दोस्तों बैलेंस बजट, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल चीज नहीं है कि सरकार जितना राजस्व कर रही है उतना ही सरकार को व्यय की प्राप्ति हो रही है। इट इज नॉट दी पॉसिबल, ये पॉसिबल आउटकम नहीं है, राइट। और अगर हम डेफिसिट बजट की बात करें तो भारत के लिहाज से बजट आपको देखने को मिलेगा। एक सिंपल सा दिमाग में लॉजिक सोचो सब लोग, बहुत ध्यान से समझना। अगर किसी के पिताजी 15 लाख रुपए साल के कमाते हैं और अपने बच्चे पर खर्चा कर रहे हैं, फटी पुरानी शर्ट पहना रहे हैं, और एक माँ जो कमा दोस्तों 15,000 रुपए महीने के रहा है, अपने बच्चे की पढ़ाई पर 10,000 रुपए खर्च कर रहा है, आप किस पिताजी को अच्छा मानोगे? आप कहोगे सर ये वाला पिताजी बढ़िया है, सर आमदनी कम है लेकिन बच्चे की पढ़ाई पर बहुत पैसा खर्च कर रहा है, ये पिताजी बढ़िया है। समझ रहे दोस्तों मतलब क्या हुआ? साथियों अभी हमारा देश गर्दिश में है। कैसे? अभी हमारे देश में डेवलपमेंट की जरूरत है। हमारे देश में अभी हॉस्पिटल नहीं है, बिजली नहीं है, शिक्षा के लिए स्कूल नहीं है, रोड नहीं है, पानी नहीं है। सबसे पहले मेरी सरकार इस सबको तो बना दे। जब मेरी सरकार इस सब पर पैसा खर्च करेगी तो मेरी सरकार खर्चा करेगी नहीं करेगी? अगर दोस्तों भारत की सरकार रिवेन्यू ज्यादा कमा रही होती और खर्चा कम कर रही होती तो इसका मतलब सरकार डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पर पैसा खर्च नहीं कर रही है और सिर्फ कमाई कर रही है, बस डाटा दिखाने के लिए कि हम फायदे के बजट में हैं। लेकिन साथियों अच्छी सरकार वो है
जो देश पर पैसा खर्च करे, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च करे। तो जितने भी विकासशील देश हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उसमें आपको डेफिसिट बजट बाय डिफॉल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि दे आर एक्सपैंडिंग मोर। वो अपने देश को बढ़ा रहे हैं, अपने देश के डेवलपमेंट के ऊपर कार्य कर रहे हैं। तो दे वांट मोर एक्सपेंडिचर। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट डेवलप्ड कंट्रीज, जब हम विकसित देशों की बात करते हैं तो उनके बजट सरप्लस होते हैं। स्विट्जरलैंड, व्हाई? रीजन क्या है कि उन देशों ने अपने रोड्स को, अपने डैम्स को, अपने स्कूल्स को, अपने हॉस्पिटल्स को बहुत डेवलप कर लिया है। उन देशों में आय में असमानता नहीं है। उन देश के जो सरकारी संस्थान हैं वो बहुत ज्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं। तो दोस्तों, जितने विकसित देश हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी डेवलप कर लिया है, तो वहां डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। तो दैट्स वाई जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर आपको सरप्लस बजट देखने को मिलेगा। और जितनी आप लोगों की दोस्तों जहां पर कंट्री डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है, वहां पर आपको घाटे का बजट देखने को मिलेगा। जल्दी से बताइए, बात क्लियर है नहीं क्लियर है? और इसको डेफिसिट को पूरा करने के लिए दोस्तों मुझे लेना पड़ेगा उधार। बिल्कुल सही बोला। तो आइए दोस्तों इस डेफिसिट बजट को और खोलते हैं और आपके इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को और बढ़िया इजाद करते हैं। दोस्तों, बजट डेफिसिट की अगर मैं बात करता हूं, बजट घाटा, तो साथियों बजट घाटा सिंपल क्या है, जरा ध्यान से समझो। बजट घाटे का मतलब यह हुआ कि मेरी सरकार का जो कुल एक्सपेंडिचर है, अगर मैं अपनी सरकार के कुल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिवेन्यू माइनस कर दूं, तो दोस्तों मुझे बजट घाटा मिल जाएगा। मेरी सरकार इस बार 10 करोड़ खर्च कर रही है, 8 करोड़ का हमें रिवेन्यू प्राप्त हो रहा है, तो मेरी सरकार का बजट घाटा कितना है? 2 करोड़ रुपए। सिंपल याद रखो। बट बजट डेफिसिट दोस्तों हमारे यहां पर इसको समझना बहुत जरूरी है। समझना चाहेंगे तो जो बजट डेफिसिट होता है, इसमें सबसे पहला डेफिसिट घाटे का टाइप होता है रिवेन्यू डेफिसिट, यानी कि मैं बोलूं राजस्व घाटा। दूसरा होता है दोस्तों हमारे पास फिस्कल डेफिसिट, या यूं कहें इसको बोलते हैं राजकोषीय घाटा। ठीक है। तीसरा घाटा होता है हमारे पास, अभी आपने पढ़ा, प्राइमरी डेफिसिट, इसको बोलते हैं दोस्तों प्राथमिक घाटा। क्या बोलते हैं? प्राथमिक घाटा। और फोर्थ वन होता है हमारे पास इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट, इसको बोलते हैं प्रभावी राजस्व घाटा। ये बिल्कुल हाल ही में इंट्रोड्यूस किया गया है, मतलब कुछ साल पहले इंट्रोड्यूस किया गया है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर, रिवेन्यू डेफिसिट की बात कर लेता हूं। राजस्व घाटा क्या होता है दोस्तों? अभी मैंने आपको यह बताया सरकार के रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर कहां कहां होते हैं, बताया था, सबको बताया था। तो आपने ये देखा कि हमारी सरकार, दोस्तों याद रखें, जब कभी हमारी सरकार राजस्व व्यय, यानी कि जो हमारी सरकार राजस्व पे पैसा खर्च कर रही है, राजस्व व्यय खर्च कर रही है, राजस्व व्यय, और दोस्तों दूसरा माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट्स, यानी कि हमारी सरकार को राजस्व से कम प्राप्ति हो रही है और राजस्व में व्यय ज्यादा कर रही है, तो हमारी सरकार के घाटे को, इन दोनों के अंतर को हम क्या बोलेंगे? राजस्व घाटा। बात समझ में आई सब लोगों को? क्लियर बात? अभी मैं आपको और चीज बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से समझें। दोस्तों, किसी भी देश के लिए राजस्व घाटा ज्यादा होना अच्छी बात नहीं है। अगर किसी देश का रिवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा ज्यादा है, कितना राजस्व में घाटा है, इसका मतलब यह हुआ कि सरकार रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रही है, सरकार पब्लिक वेलफेयर पर ज्यादा पैसा खर्च कर रही है, सरकार लोक कल्याण पर ज्यादा पैसा खर्च कर रही है। अगर किसी देश का हाई रिवेन्यू डेफिसिट है, इसका मतलब सरकार लोक कल्याण पर पैसा खर्च कर रही है। दूसरी बात, सरकार को उसकी राजस्व, सरकार को टैक्स से, सरकार को इनकम फ्रॉम पीएसयूज, उसके पीएसयू से जो आय प्राप्त हो रही है वो दोस्तों प्राप्त तो कम हो रही है। टैक्स इनके पास आ नहीं रहे, इनके पीएसयूज इनकम जनरेट कर नहीं रहे, पब्लिक वेलफेयर और कर रहे। तो दोस्तों एक तो वैसी गड्ढे में हो और गड्ढे में गिर जाओगे। तो एवरी सिंगल गवर्नमेंट, यानी कि भारत सरकार हमेशा चाहेगी कि उसका राजस्व घाटा जीरो हो। यानी कि एफआरबीएम एक्ट जब आप पढ़ोगे, तो अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा आज की क्लास में, बट याद रखो एफआरबीएम जो एक्ट होता है उसमें टारगेट सेट किए गए थे कि रिवेन्यू डेफिसिट वी विल अप्लाई टू जीरो, या बहुत कम परसेंटेज में हमारा रिवेन्यू डेफिसिट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पे तो पैसा खर्च कर रहे हो, लोक कल्याण पर पैसा बांट रहे हो जनता को, और आप इससे पैसा कमा नहीं रहे।
यानी कि साथियों बात बताइए, कौन सा खर्चा हमारे लिए फ्रूटफुल है? हमारे लिए खर्चा फ्रूटफुल है कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजी व्यय। अगर हमारी सरकार एसेट्स क्रिएट करेगी तो आने वाले टाइम में वो जनरेट करेगा मनी। और ये व्यय ऐसा है ना, ऐसा सरकार की एसेट्स बन रही ना सरकार का दायित्व कम हो रहा है। ये तो फ्री फंड का खर्चा सरकार कर रही है। लेकिन अगर आप एक इकोनॉमिक्स की नजर से सोचो, लॉन्ग टर्म विजन से सोचो, तो सरकार कैपेक्स पे ज्यादा पैसा खर्च करे एज कंपेयर टू दिस, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं दोस्तों फिस्कल डेफिसिट पे। देखिए, राजकोषीय घाटा एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है। अब जरा क्या है, थोड़ा इसमें थोड़ा सा लोचा है बस, लेकिन बहुत आसान है। जरा समझेंगे सब लोग ध्यान से। देखो, मेरी सरकार का जो टोटल खर्चा है, टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, अगर ज्यादा है और टोटल रेवेन्यू मेरी सरकार का क्या है, कम है, पूरा का पूरा सरकार को खर्चा बहुत ज्यादा है, राजस्व कम आ रहा है, ठीक, तो दोस्तों इसको मैं फिस्कल डेफिसिट बोलता हूं। ये तो गलत बात होगी सर, इतना आसान चीज आप इतनी भारी तरीके से बता रहे हो। नहीं, कुछ तो झोल है इसमें, झोल एक है। दोस्तों याद रखिएगा, फिस्कल डेफिसिट निकालने के लिए आप अपने टोटल एक्सपेंडिचर, पूरे देश का जो खर्चा है, उसमें से टोटल रेवेन्यू को माइनस करो। लेकिन इस रेवेन्यू में जो सरकार ऋण ले रही है, बोरोइंग्स कर रही है, उसको शामिल नहीं करेंगे। इसका एक्चुअल में राजकोषीय घाटे का मतलब ही क्या है, ऋण कितना लिया जाए। मतलब एग्जाम्पल से समझो, सरकार का कुल खर्चा 10 करोड़ का है, ठीक, मैंने बोरोइंग्स बाहर क्यों निकाली, क्यों हम रेवेन्यू में बोरोइंग्स को शामिल नहीं करते। 8 करोड़ सरकार ने रेवेन्यू कमाया, तो सरकार को घाटा कितना है, 2 करोड़ रुपए का। राजकोषीय घाटा यह बताता है कि हमारी सरकार को अभी कितना और पैसा बोरो करने की आवश्यकता है, हमारी सरकार कितना और पैसा ऋण ले, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। समझ रहे हैं, हमारी सरकार अभी कितना और पैसा बोरो करे जिससे मेरे देश की अर्थव्यवस्था चल सके। तो इससे संकेत यह मिल रहा है कि मेरी सरकार 2 करोड़ रुपए और बोरो करे, मेरी अर्थव्यवस्था सही तरीके से चल जाएगी। तो ये डिफरेंस है कि आप कुल खर्चों में कुल राजस्व को घटा दो, लेकिन राजस्व में जो बोरोइंग्स वाली टर्म होती है, जिसको हम ऋण पूंजी प्राप्तियां बोलते हैं, अभी पढ़ाया, थोड़ी देर पहले पढ़ाया था ऋण पूंजी प्राप्तियां, उसको यहां पर आप शामिल नहीं करेंगे, तो आपका यहां पर फिस्कल डेफिसिट आपको देखने को मिलेगा। बोलो बात सबको समझ आ रही, नहीं समझ आ रही, क्या बोल रहा हूं मैं, क्या नहीं बोल रहा, कुछ दिमाग में चीजें बैठ रही नहीं बैठ रही। एवरीवन शुड रिप्लाई, सब लोग आंसर करें एक बार कि जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ भी रहा है, नहीं आ रहा जी। क्लियर हो रही है बात, नहीं हो रही बात, डेफिसिट समझ में आ रहे हैं, क्या बोला जा रहा है, जल्दी से आंसर करो सब लोग भाई। क्लियर हो रही है बात आप लोगों को जी, नहीं हो रही क्लियर? ठीक, अब एक चीज मैं आपको समझा रहा हूं, जरा इसको जरा ध्यान से समझना दोस्तों। कल की डेट में मेरा राजस्व घाटा अगर मेरे राजकोषीय घाटे से ज्यादा है, तो इसका सिंपल मतलब है कि अगर राजकोषीय घाटा ज्यादा आ रहा है, फिस्कल डेफिसिट कम है मान लो, तो मेरी सरकारी मशीनरीज फेल है। राजस्व घाटा दोस्तों, इसका मतलब न टैक्स आ रहा मेरे पास, न टैक्स आ रहा, न मैं इनकम आ रही पीएसयू से, पब्लिक वेलफेयर में सरकार पैसा फूक रही। और दोस्तों सरकार यहां पर क्या करेगी, सरकार यहां पर दोस्तों ऋण लेगी, ऋण लेगी। फिस्कल डेफिसिट क्या बताता है, ऋण बताता है कितना सरकार ऋण लेगी। और इस केस में अगर हमारे देश में रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा है और फिस्कल डेफिसिट मान लो कम है, तो जो सरकार ऋण ले रही है, पता लगा दोस्तों पहले उसको पूरा करने में काम करेगी। जो उसको रेवेन्यू डेफिसिट है पहले उसको ही सही कर ले सरकार, उसके बाद जाके कहीं पे पैसा खर्च हो पाएगा। हमारा टास्क ये होता कि हमारा रेवेन्यू डेफिसिट मान लो 0 हो, एग्जाम्पल के तौर पे 0 हो, तो जो फिस्कल डेफिसिट में मान लो मुझे ऋण लेना पड़ रहा है, तो वो ऋण मेरे पूंजी निवेश में काम आएगा, मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर में काम आएगा। बात समझ में आ रही है? और अगर राजस्व घाटा ज्यादा है तो भैया मेरे किसी काम का नहीं, तो मैं उससे पहले अपना राजस्व घाटा ही पूरा करूंगा ऋण लेकर, उसके बाद कहीं जाकर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर कर पाऊंगा, पूंजी व्यय कर पाऊंगा। मुझे जरूरत किस चीज की है, पूंजी व्यय ज्यादा करने की। समझ में आ रही है? तो राजकोषीय घाटा अगर बिल्कुल 0 हो जाए
तो फिस्कल डेफिसिट में जो हम ऋण ले रहे हैं, जो राजकोषीय घाटे में बोरोइंग की जा रही है, उसका खर्चा मैं अपने देश के पूंजी व्यय पर करूंगा नहीं करूंगा? ईमानदारी से बता दो। करूंगा। सरकार के द्वारा जो मेरे ऋण हैं दोस्तों, एक तरीके से उसको मैं पूंजीगत व्यय पर, पूंजीगत निवेश करूंगा नहीं करूंगा? करूंगा। सबको क्लियर है बात? कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी से बता दीजिएगा। क्लियर? चलिए अब साथियों हम एक और टर्म्स की बात करते हैं, प्राइमरी डेफिसिट। कुछ नहीं होता प्राइमरी डेफिसिट, बहुत सिंपल तरीके से सुन लो। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब है कि हमारी सरकार का जो राजकोषीय घाटा है, या यूं कहें जितना सरकार को ऋण, अभी सरकार जितना ऋण लेगी उसमें से मैं इंटरेस्ट पेमेंट करने की बात करता हूं। अब ये इंटरेस्ट पेमेंट क्या होता है जरा इसको समझ लें। ब्याज का भुगतान क्या होता है दोस्तों? हमारी सरकार ये कहती है कि भाई राजकोषीय घाटा ये बता रहा है कि कितना ऋण लेना है, दूसरा इंटरेस्ट पेमेंट हमें कितना करना है। अब इंटरेस्ट पेमेंट कहां से करेंगे दोस्तों? ये पिछले वर्षों की डेटा की बात कर रहा है, समझ में आ रही है? पिछले वर्षों की डेटा की बात की जा रही है, यानी कि पिछले जितने हमने कर्जे ले रखे हैं उस पर हमें इंटरेस्ट भी तो पे करना होगा। तो ये क्या बता रहा है? अगर आपसे कोई कहे कि प्राइमरी डेफिसिट या प्राथमिक घाटा क्या बताता है, तो प्राथमिक घाटा यह बताता है कि अभी हमारी सरकार पर कितना कर्ज पेंडिंग है। भाई मैं जब तक प्राथमिक घाटा मेरी सरकार को नहीं प्राप्त होगा तो मैं बजट कैसे प्लान करूंगा? मुझे ये तो पता रहे कि मेरी सरकार पर कितना अभी कर्जा बाकी है। एक तो फिस्कल डेफिसिट तो मुझे चाहिए ही चाहिए, और मुझे पिछले सालों के जो लोन ले रखे हैं मेरी सरकार ने उसका भी तो ब्याज का भुगतान करना है। तो पिछले साल के ब्याज का भुगतानों को अगर मैं फिस्कल डेफिसिट से माइनस कर दूं तो मेरी सरकार का प्राथमिक घाटा निकल कर आएगा। इससे मुझे पता चलेगा कि मेरी सरकार पे अभी कितना डेट, कितना ऋण पेंडिंग है। अब मैं ऋण पता करके क्या कर लूंगा भाई? इससे मेरी सरकार बजट भी तो बनाएगी। आने वाले साल के लिए जो बजट बनाया गया उसमें ये तो देखेगी कितना हमारे पास ऋण बचा हुआ है। बात समझ रहे हैं? तो दोस्तों इसे बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। अब एक लास्ट बचा है इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट। अब ये क्या होता है इसको भी समझ लो, इसको समझ लो जरा ध्यान से जरा एक बार देखो। एक होता है इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट। अब बजट में कहीं से भी कुछ आ जाए ना तो आप ना आंख मीच कर दोगे। प्रभावी राजस्व घाटा, अब ये क्या होता है जरा ध्यान से समझो। देखो पहली बात तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2011-12 में पी चिदंबरम साहब के द्वारा। कुछ नहीं है, हुआ कुछ ये था खेल, जरा ध्यान से समझो। रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट्स, यही मतलब होता है। क्लियर है बात? अब हुआ कुछ यूं, सरकार से सवाल किया गया, हमारे इकोनॉमिस्ट ने सवाल किया, भाई एक बात बताओ, तुम राजस्व व्यय करते हो? जी करते हैं। तुम इस व्यय में राज्यों को ग्रांट देते हो। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि राजस्व व्यय में राज्यों को अनुदान दिया जाता है, ग्रांट दी जाती है हमारे राज्यों को। अब कल की डेट में जो राज्यों को आप अनुदान दे रहे हैं, ये राज्य अगर समझें, ये राज्य इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कर लें अपने राज्य के अंतर्गत। अगर ये सभी राज्यों को जो आप अनुदान बांट रहे हो और कल की डेट में ये अपने राज्य में पूंजी व्यय कर लें, इसका मतलब रोड बना लें, डैम्स बना लें, ब्रिजेस बना लें अपने राज्य में, तो ये फिर रिवेन्यू डेफिसिट को तो नहीं बताएगा, ये राजस्व व्यय को तो नहीं बताएगा। तो इसलिए क्या किया गया कि आज की डेट में जब हम रिवेन्यू डेफिसिट निकालते हैं, जब हम राजस्व घाटा निकाल रहे हैं, तो इसमें जो राज्यों को अनुदान दिए जाते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के तहत, उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। अब इन्होंने क्या कहा कि भाई ये हमारा राजस्व घाटा है, इसमें जो राज्य को अनुदान मिल रहा है उसको हम बाहर कर देते हैं, वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो दोस्तों उसको बोला प्रभावी राजस्व घाटा। क्या बोला? उसको बोला गया प्रभावी राजस्व घाटा, कि जो स्टेट को मिलने वाली ग्रांट है, क्योंकि इसका ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज कर सकते हैं और हमें एग्जैक्ट पिक्चर चाहिए राजस्व घाटे की, तो ये राजस्व घाटा प्रभावी क्या होगा, इसकी यहां से पहचान आपको देखने को मिली। दोस्तों आते हैं बैक टू पवेलियन और जरा एक डेटा देखने की कोशिश करते हैं तेजी के साथ। तो आज की क्लास में सबसे पहले आपको मैंने बजट का ग्लांस बता दिया, क्या क्या है पूरा। एक डेटा देखते हैं, इतनी पीपीटी है दोस्तों, बस आपको लिए बेस्ट ज्ञान की प्राप्ति करवा रहे हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि इस क्लास से आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो अच्छी बात है, एक बार थम्स अप कर दें सब लोग। और मुझे चाहिए कि आप इसको अपने मम्मी पापा को जरूर दिखाएं, अपने भाई बहन को, अपने मम्मी पापा को दिखाने का काम आपका है। आज सभी बच्चे अगर बजट को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं
तो अपने घर पर इसको बच्चों को, छोटे भाई बहन को आज की क्लास में जाकर आप पढ़ा सकते हो, है ना। आप चाहो तो घर बैठ के अपने भाई, छोटे भाई बहन को अच्छे तरीके से इसके बारे में पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों देखो, यह है मेरे घाटे का सार। मेरे देश में फिस्कल डेफिसिट जो पिछले बजट में बोला गया था, वो बोला गया था 5.1। हमेशा याद रखें, जो फिस्कल डेफिसिट होते हैं, जितने डेफिसिट, ये परसेंटेज ऑफ जीडीपी होते हैं। जैसे मैंने बोला फिस्कल डेफिसिट 5.1% ऑफ जीडीपी, मेरे जीडीपी का 5% क्या हो गया, 5.1% देश का राजकोषीय घाटा हो गया। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो आपको अलग अलग राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, आपको सभी अनुमान यहां पर दे रखे। देखो ध्यान से, वास्तविक घाटा ये 2023-24 के बजट एस्टीमेट में क्या थे और रिवाइज एस्टीमेट में क्या डेटा आया, और दोस्तों बजट एस्टीमेट में हमारा क्या अनुमान आया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा, और आज जब ये आएगा बजट, शाम को मैं पढ़ाऊंगा तो आपको हाथों हाथ याद भी करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, शाम को आपको ये याद भी हम करवा देंगे, इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र हो जाइएगा, परेशानी की कोई बात नहीं है, आसानी से समझें। अब दोस्तों यहां पर एक और चीज सुन लो, एक साथियों होता है, याद रखो, डेट टू जीडीपी रेशो। ऑलवेज गवर्नमेंट ट्राई कि जो हमारी सरकार का डेट टू जीडीपी रेशो है वो हमेशा कम रहे। ठीक है, कम रहे। अब हुआ कुछ यूं, हमारे देश के लोगों को ये पता होता है, आईएमएफ ने एक रिपोर्ट जारी करी कुछ दिन पहले, कुछ महीनों की बात है, कि हमारा भारत का डेट टू जीडीपी रेशो बढ़ रहा है। ठीक है, और ये हमारी इकोनॉमी के लिए खतरा है। तो हमारे यहां पर लोगों ने बोला, भाई बात सुनो कायदे की, हमने जो डेट ले रखा है, जो हमने कर्जा ले रखा है, उसमें हमने इंटरनल बोरोइंग्स, आंतरिक ऋण ज्यादा ले रखे हैं और बाहरी ऋण कम ले रखे हैं। तो अगर आप भारत के डेटा को देखोगे तो एक्सटर्नल डेट, सिर्फ विदेशी ऋण, हमने इतने पर्टिकुलर 37,124 करोड़ के लिए हैं। और अगर आप सारी अमाउंट देखो कि मार्केट बोरोइंग्स कितनी करी हमने, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से कितनी करी, ट्रेजरी बिल से कितनी करी, प्रोविडेंट फंड से कितनी करी, स्मॉल सेविंग से कितनी करी, तो दोस्तों आप देखोगे अच्छी खासी अमाउंट आपको यहां पर देखने को मिल रही है। राइट, 1, 10, 58, 36, 1, 12, 009, 3, 9, 5, 8, आप देखो ना भाई, देखो 37,124 है मात्र। ये कुल मिला के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 18% के करीब थी। तो हम सिर्फ 18% हमने भारी ऋण लिया। तो हमने आईएमएफ से कहा टेंशन मत लो, अपने घर का है मामला, है ना। मैं ऋण बाहर, देखो ऋण होता है, आप बाहर से लो या घर से लो, मैंने पापा से लो या पड़ोसी से लो, ऋण तो ऋण है। पापा को छोड़ो, मतलब चाचा से ऋण ले लिया मान लो, और पड़ोसी से ऋण ले लिया, तो पहले चुकाओगे किसका पैसा, तो पहले चुकाने की कोशिश करोगे एक्सटर्नल डेट को। तो हम यहीं पे अगर हम ऋण की बात करें तो हमारे पास 2 ऋण है। मैंने बताया था अभी आपको कि हम रिवेन्यू जो प्राप्त करते हैं, उसमें जो पूंजी प्राप्तियां हैं, उसमें कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं, बताया था। अरे बोलो, एक डेट कैपिटल रिसिप्ट्स, जो डेट कैपिटल रिसिप्ट्स हैं वो हमारी ये होती हैं एक्चुअली, इंटरनल एंड आपकी एक्सटर्नल। दोस्तों इससे ज्यादा आपको बजट में एक भी डेटा देखने को नहीं मिलेगा। एक ये फिगर आती है हमारे पास बजट में, जिसमें सिंपल ये पिछले सालों का बताया गया है कि कितना यहां पर फिस्कल डेफिसिट था, कितना राजस्व घाटा रहा, कितना प्रभावी रहा और कितना प्राइमरी रहा। बस ये डेटा बताया जाता है, आप देख सकते हैं हर साल का डेटा यहां पर मेंशन किया हुआ है आपके यहां पर। बेटा पीपीटी दे देंगे आपको, परेशान मत हो, वी विल प्रोवाइड यू पीपीटी ऑफ दिस क्लास, पीडीएफ मिल जाएगी सभी लोगों को, खासकर पेड बच्चों को मिल जाएगी हमारी क्लास के। ठीक है, अब एक और चीज याद रखें, हमारा बैच यहां पर, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी क्लास बाकी है। अभी हमारा फाउंडेशन सक्षम बैच आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, फाउंडेशन बैच सक्षम बैच 11। ठीक है, इसके आपकी बैच स्टार्ट हो रहा है 26 जुलाई से। तो जो भी बच्चे एनरोल करना चाहते हैं, दे कैन एनरोल इन दिस बैच और अपनी तैयारी को कॉम्प्रिहेंसिवली यहां पर कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे आयाम की। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक तो भैया इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से पूरा बजट आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी से बता दीजिएगा। ठीक, क्लियर, आ गया समझ में। अब मैं आपके साथ कुछ यहां पर फैक्ट्स बता रहा हूं, एक बार फैक्ट्स सुन लीजिएगा और फिर मैं आपको एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, आप चाहते हैं कि क्या मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी बताऊं? अगर आप चाहते हैं तो बता दिए जाएंगे, नहीं चाहते तो मैं नहीं बताऊंगा, जैसे आपका मन करे। दोस्तों अगर मैं यहां पर, सब लोग याद रखिएगा, अगर मैं यहां पर बात करूं
कुछ फैक्चुअल चीजों की, कुछ फैक्ट्स की, तो हमारे सामने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया आजाद भारत का बजट किसने पेश किया, गणतंत्र भारत का बजट किसने पेश किया। आपको बताना चाहूंगा सबसे ज्यादा रिकॉर्ड, दोस्तों सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किसके नाम है, कोई बताएगा? सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बजट पेश करने का किसके नाम है? तो याद रखिएगा यह है आपका मोरारजी देसाई के पास। मोरारजी देसाई साहब ने 1962 से लेकर 1969 तक 10 बार बजट को पेश किया है। वहीं पर दूसरा रिकॉर्ड है पी चिदम्बरम साहब के पास, जिन्होंने बजट को 9 बार पेश किया है। और तीसरा रिकॉर्ड है प्रणब मुखर्जी के पास और यशवंत सिन्हा के पास, जिन्होंने बजट को 8 बार पेश किया है। और 2019 से, और आप देख सकते हैं निर्मला सीतारमण जी का कौन सा बजट आपको देखने को मिल रहा है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, दूसरी बात आप याद रखेंगे, सभी लोग याद रखें, सबसे लॉन्गेस्ट बजट स्पीच निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2020 को दी थी, जब इन्होंने 2020-21 का बजट पेश किया था। इस स्पीच में 2 घंटे 42 मिनट की स्पीच इनके द्वारा दी गई थी, याद रखें। और पिछले बजट में जब 2019 में इन्होंने अपना पहला बजट दिया, और आपको बताना चाहूंगा 2019 में भी इंटरिम बजट आया था, तो जुलाई में बजट पेश किया गया था, जुलाई 2019 में, इससे पहला वाला। तब इनकी स्पीच का टाइम था 2 घंटे 17 मिनट, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, ये पेपर के क्वेश्चन है, आप याद रखें। अगर हम ये देखें सबसे ज्यादा वर्ड्स, यानी कि शब्दों में सबसे ज्यादा वर्ड्स की अगर हम बात करेंगे, सबसे ज्यादा शब्दों का रिकॉर्ड किसके नाम है, तो याद रखेंगे दोस्तों, सबसे ज्यादा अगर हम शब्दों की बात करेंगे तो मनमोहन सिंह जी ने 18,604 शब्दों का बजट पेश किया था 1991 में, और यही सेम वर्ड्स अरुण जेटली के रहे थे 2018 के बजट में। ठीक है भाई, बात समझ आ रही नहीं समझ आ रही? पहले हमारे देश में बजट 1999 तक 5 बजे शाम को पेश हुआ करता था, यानी कि पहले इंग्लैंड में 12 बजे पेश होता था, हमारे यहां पर 5 बजे। दोस्तों यशवंत सिन्हा जी वित्त मंत्री थे, उनके द्वारा प्रयास करके 1999 के बाद से हमारे देश में, दोस्तों याद रखें, 11 बजे सुबह बजट पेश किया जाने लगा। आज आप देख रहे हैं हमारे देश में 11 बजे बजट पेश किया जाता है। इसके अलावा 1955-56 से पहली बार बजट को हिंदी में पेश किया गया, इससे पहले बजट इंग्लिश में पेश किया जाता था। सबसे पहला पेपरलेस बजट आपका कोविड-19 में 2021-22 में आपको देखने को मिला था, यह भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं। पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने बजट को पेश किया, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों 1958-59 में जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर रहे जिन्होंने बजट को पेश किया, क्योंकि इनके पास उस टाइम वित्त मंत्रालय था, इसलिए इन्होंने बजट को पेश किया। और उस बजट में इन्होंने उपहार कर को इंट्रोड्यूस किया। दूसरी प्रधानमंत्री 1970 में इंदिरा गांधी, ये पहली महिला प्रधानमंत्री और पहली महिला हैं जिन्होंने बजट को पेश किया। याद रखें दूसरी महिला का नाम कौन है, दूसरी महिला का नाम है निर्मला सीतारमण। बट अगर आपसे पूछा जाए पहली महिला वित्त मंत्री जो पूर्णकालिक सदस्य रही और जिन्होंने बजट को पेश किया, द नेम ऑफ दैट लेडी इज निर्मला सीतारमण। और अगर आपसे पूछे अंशकालीन पहला बजट, तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा पेश किया, क्योंकि ये प्रधानमंत्री थी और इनको वित्त मंत्रालय का पोर्टफोलियो मिला था। 1987 में दोस्तों तीसरे प्रधानमंत्री जिन्होंने बजट को पेश किया, माननीय श्री राजीव गांधी जी, ये बात ध्यान रखें, जिन्होंने बजट को पेश किया, क्योंकि ये प्रधानमंत्री के साथ साथ इनके पास वित्त मंत्रालय भी था। 1997-98 का बजट हमारे देश में ड्रीम बजट कहलाता है, जिसको पी चिदम्बरम साहब लेकर आए थे, क्योंकि इसमें हमारे देश में करों को कम किया गया था। इसके साथ साथ 2000-2011 की अगर हम बात करेंगे, इसको बोलते हैं मिलेनियम बजट, यानी कि यशवंत सिन्हा साहब के द्वारा इसको लाया गया था। और इसमें हमारे देश के आईटी सेक्टर में काफी ज्यादा ग्रोथ हमारे सेक्टर में 2001 में देखने को मिली। मैं उम्मीद करता हूं बात बिल्कुल क्लियर है। इसी के साथ साथ एक हमारे देश में काला बजट भी पेश किया गया था। काला बजट 1973-74 में काला बजट इसलिए पेश किया गया क्योंकि हमारी सरकार को इसमें 550 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। आप सोचो 73-74 में सरकार को 550 करोड़ का घाटा आपको देखने को मिल रहा है। 1992 में दोस्तों हमारे देश में पहला बजट जब पेश किया गया तो टीवी पर ब्रॉडकास्ट किया गया था 1992 में, इससे पहले रेडियो पर प्रसारण हुआ करते थे। 1991-1992 का जो बजट था उसको हमने युगीन बजट बोला। ठीक है, क्यों बोला युगीन बजट? क्योंकि इस टाइम उदारीकरण की नीति हमारे बजट में अपनाई गई थी, क्योंकि हमारे देश में एलपीजी को इंट्रोड्यूस किया गया था, याद रखिएगा। ठीक बात, कोई दिक्कत तो नहीं। और अब लास्ट में आपको बता देता हूं, एक बार देख लेते हैं बजट को प्रस्तुत कैसे किया जाता है, इसके पीछे का क्या प्रोविजन है, जरा जल्दी से देख लो सारे बच्चे।
अरे देखना चाहोगे नहीं देखना चाहोगे या हटा दूं? बताओ जल्दी से तो आपको बताया जाए। देखो सबसे पहले बजट 112 में पेश किया जाता है, आप सबको जानकारी है इस बारे में। देखिए दोस्तों, सबको पिक्चर दिख रही है नहीं दिख रही? दिख रही है। मैं यहां पे भी लिख देता हूं एक बार, इससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए सबसे पहले आज बजट आपका पेश होगा तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। तो आज बजट पेश कर दिया गया आपका, ठीक। इसके बाद चलेगा जनरल डिस्कशन। अब चलेगा इसमें जनरल डिस्कशन चलेगा कुछ दिन, ठीक है। उसके बाद साथियों यहां पर जो हमारी स्टैंडिंग डिपार्टमेंटल कमेटी है वो स्क्रूटनी करेंगी। भाई हर डिपार्टमेंट अपने, हर मिनिस्ट्री दोस्तों अपनी क्या मांगेगा, मांगेगा कि भाई यह स्क्रूटनी बाई डिपार्टमेंटल कमेटीज, जो विभागीय समितियां हैं वो दोस्तों बाकायदा क्या करेंगी, स्क्रूटनाइज करेंगी डिमांड फॉर ग्रांट्स, कि कितनी मांग मांगी जा रही है अनुदान की, ठीक है। फिर जो मांग मांगी जाएंगी इस पर होगा वोट, इस पर होगा वोट ऑन डिमांड, ठीक है। लोकसभा में वोट ऑन डिमांड्स होगा ग्रांट्स पे, यानी कि जो डिमांड्स मांगी गई हैं अनुदान के लिए उस पर वोटिंग होगी। फिर आप एप्रोप्रिएशन बिल को पास करोगे एंड देन पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल आपको देखने को मिलेगा। आइए एक बार जरा मैं आपको पूरा समझा देता हूं, समझना चाहेंगे तो बताओ वरना छोड़ूं इसको, जल्दी बताओ तेजी से। अरे जो लोग जल्दी से क्लियर बताना चाहे नहीं बताएं, जल्दी बताओ भैया। नहीं बतानी, बताना है नहीं बताना, जल्दी से बताओ। देखो सबसे पहले याद रखो आर्टिकल 112 में आपका बजट पेश कर दिया गया, ठीक है। हर साल बजट यहां पर रखा जाएगा, आपकी वित्त मंत्री इसको पेश करेंगी, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। एक और चीज याद रखिए, जनरल डिस्कशन होगा, यह भी अच्छी बात समझ में आ रही है। एक आपके सामने यहां पर यह है कि स्टैंडिंग कमेटी स्क्रूटनाइज करेंगी डिमांड फॉर ग्रांट्स। ये कैसे करती हैं भाई? हर डिपार्टमेंट ने क्या किया, अपनी अपनी डिमांड भेजी। सब डिपार्टमेंट कह रहे हैं भैया हमारी ये डिमांड है, हमारी ये मांग है, ठीक है, इतना इतना पैसा हमें चाहिए। बात समझ में आ रही है भाई? हमें इतना इतना पैसा चाहिए। तो 1993 में हमारी पार्लियामेंट ने एक निर्णय लिया और इन्होंने डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटीज बनाई। इससे पहले हमारे देश में स्थायी समितियां नहीं हुआ करती थी, अब बनाई। और इसका काम था कि जो डिमांड फॉर ग्रांट्स हैं, यानी कि जो आप मांग कर रहे हो अनुदान की इतना पैसा चाहिए, उसको स्क्रूटनाइज करना। तो हर मिनिस्ट्रीज की अपनी अपनी अलग डिमांड्स होती हैं, याद रखिएगा। फिर फाइनली जब डिमांड्स आ गई उसके बाद वोट ऑन डिमांड होता है आपका लोकसभा में। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये लोकसभा में ही हो सकता है, राज्यसभा इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती। एक चीज याद रखें, कोई भी मांग आपके द्वारा मांगी गई, मान लो किसी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ने कोई डिमांड मांगी, ध्यान से सुन लो क्या बोल रहा हूं, और जब इसको वोट, इस पर वोट हो गया तब ये दोस्तों ग्रांट बनेगी, अनुदान बनेगी। समझ में आ रही है? कोई डिमांड जब व्हेन ड्यूली वोटेड, जब इसको वोट कर दिया गया अब ये अनुदान बनेगा। समझ में आई? कोई भी हाउस इस डिमांड को रिजेक्ट कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, इसको बढ़ा नहीं सकता। एक बार डिमांड जो मांग ली गई इसको कभी इंक्रीज नहीं किया जाता, याद रखें। फिर साथियों आर्टिकल 114 के तहत आपको देखने को मिलेगा एप्रोप्रिएशन बिल, या इसको आप बोलते हैं विनियोग विधेयक। दोस्तों विनियोग विधेयक क्या होता है? इसी के तहत विनियोग विधेयक एक ऐसा विधेयक कि अगर आपको पैसा निकालना है सीएफआई से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है, भाई डिमांड को वोट कर दिया, ग्रांट अनुदान बन गई, तो अगर आपको पैसा निकालना है तो याद रखिएगा एप्रोप्रिएशन बिल लाना पड़ेगा। बिना विनियोग विधेयक के आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। और याद रखें, सभी स्टूडेंट्स को जानकारी देना चाहूंगा, यहां पर जब पैसा निकालने की बात आती है तो संसद से इसको पारित करवाना अनिवार्य है। फिर जब एप्रोप्रिएशन बिल पारित हो गया तो फिर फाइनेंस बिल के माध्यम से, वित्त विधेयकों के माध्यम से हम अपना क्या करते हैं, आगे कार्य चलाने की बात करते हैं। इस बात को ध्यान रखें। क्लियर बात सब लोगों को? अरे बोलो जल्दी से, क्लियर? हाँ जी। तो यहां पर कोई भी डिमांड, कोई भी मांग, वोट फॉर डिमांड, ये आप मान लो आर्टिकल 113 में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और एक चीज याद रखो, आर्टिकल 113 में जो हम बात करते हैं डिमांड की, ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा, यहां पर कोई भी डिमांड आप लोगों की, क्या बोला गया, कोई भी डिमांड आप लोगों की दोस्तों, क्या नो डिमांड फॉर ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। या आर्टिकल 113 में साफ साफ स्टेटमेंट लिखा हुआ है। बात समझ में आई? यानी कि इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि आर्टिकल 113 में देखिए, जब भी कभी बजट में
आपको सीएफआई से पैसा निकालना है तो हमेशा लोकसभा द्वारा मतदान करने की बात आप करेंगे यहां पर, और इसको आप डिमांड फॉर ग्रांट्स के रूप में पेश कर रहे हैं। कोई भी मंत्रालय है, अगर छोटा मंत्रालय है, कोई छोटा विभाग है, तो वो एक डिमांड प्रस्तुत करेगा, वन डिमांड। और अगर कोई बड़ा मंत्रालय है तो वो एक से ज्यादा डिमांड भी दोस्तों क्या कर सकता है, प्रस्तुत कर सकता है। कुछ बात समझ में आई? अगर बड़ी मिनिस्ट्री है तो एक से ज्यादा डिमांड प्रस्तुत कर सकती है, और अगर छोटी मिनिस्ट्री है तो एक मांग, एक अनुदान आपका यहां पर कहने की बात आपसे कर सकती हैं। फिर बस क्या 114 में आप विनियोग विधेयक पारित कर देंगे। इसके पारित होने पर भी दोस्तों आप सीएफआई से, हमारी भारत की संचित निधि से पैसा निकाल सकते हैं। हमारे देश के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का जिक्र दोस्तों कहां मिलता है? आर्टिकल 266 में मिलता है। सीएफआई में सारा पैसा आपको जितना रिवेन्यू है वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप सबको जानकारी है पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल आपका किस में आता है? यह आता है आप लोगों का आर्टिकल 117 में। आर्टिकल 117 में हम वित्त विधेयकों की चर्चा करते हैं। और एक और याद रखो, वोट ऑन अकाउंट लेखा अनुदान। दोस्तों लेखा अनुदान क्या होता है इसको समझ लेते हैं जरा एक बार। देखो आर्टिकल 116 में आपको देखने को मिलेगा साथियों क्या, वोट ऑन अकाउंट। ये क्या होता है इसको जरा समझ लो एक बार। देखिए बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। क्या है, मान लीजिए 1 फरवरी को बजट पेश हुआ, ठीक है। अब जो वित्त वर्ष स्टार्ट होगा वो आपका 1 अप्रैल से होगा। अब क्या हुआ, वित्त वर्ष स्टार्ट हो गया मान लो, है ना, और आप अभी पूरी बजट की प्रोसेस में लग रहे हो, एप्रोप्रिएशन बिल पास कर रहे हो, पैसा निकलवाने की बात कर रहे हो, तो कुछ टाइम 1-2 महीने के लिए खर्चा कैसे चले, तो यहां पर वोट ऑन अकाउंट का प्रोविजन है, लेखानुदान। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें आपको ग्रांट इन एडवांस, यानी कि एडवांस में आप यहां पर पैसा ले सकते हैं। अल्पकालिक व्यय, अल्पकालिक खर्चों को पूरा करने के लिए जो पैसा दिया जाता है, अग्रिम अनुदान जो दिया जाता है, उसको आप क्या बोलते हैं, वोट ऑन अकाउंट। एक्चुअल में कई बार जब भी क्या नया वित्त वर्ष स्टार्ट होगा तो कुछ महीनों के लिए वोट ऑन अकाउंट दिया जाता है, या चुनावी वर्ष की अगर हम बात करते हैं, इस बार चुनावी वर्ष थे, तो इसमें वोट ऑन अकाउंट आप ले सकते हैं, क्योंकि अभी बजट पूरी तरीके से जब पेश नहीं किया जाता। दूसरी बात याद रखिएगा, आज के दौर में, पहले क्योंकि जब बजट 1 मार्च को पेश किया जाता था तब ऐसा हुआ करता था, ठीक है, लेकिन आज की डेट में फरवरी में पेश किया जा रहा है, तो कई बार वोट ऑन अकाउंट की जरूरत अब नहीं पड़ती है। इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। और आपको यह भी पता होगा, हमारे देश में साथियों जो बजट था पहले, वो याद रखें, पहले हमारे देश में रेल बजट और जो हमारा क्या कहते हैं आम बजट हुआ करता था, रेल बजट और यूनियन बजट। पहले हमने एक एक्वर्ड कमेटी बनी थी, उसने इन दोनों बजट को क्या कर दिया, अलग कर दिया। लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद, याद रखिएगा, हमारे देश में 2017 से रेलवे बजट और आम बजट दोस्तों क्या कर दिए गए हैं, एक कर दिए गए हैं। बात समझ में आई? 2017 से पहले दोस्तों बजट पेश किया जाता था फरवरी के लास्ट वर्किंग डेज में, अब बजट पेश किया जाता है फरवरी के फर्स्ट वर्किंग डे में। क्यों? अरुण जेटली साहब ब्रिटिश परंपरा को तोड़ना चाहते थे, और दूसरा अरुण जेटली साहब का यह कहना था कि हमारे पास जो, देखो बजट क्या है, प्रपोजल है, प्रपोजल के माध्यम से आप चीजें पास करेंगे, तो यहां पर आसानी से आप चीजें पास कर पाए, कि टाइम मिल जाए, तो उसको लेकर दोस्तों 1 फरवरी को शिफ्ट किया गया, ठीक है। रेलवे बजट, आम बजट, पहले 1921 में एक्वर्ड कमेटी बनी, 24 में रिकमेंडेशन दी गई, रेल बजट आम बजट से अलग हो गया। फिर दोबारा से 2017 से दोस्तों आपको पता होगा, रेल बजट और आम बजट अब एक ही साथ पेश किए जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दी बजट। मैं उम्मीद करता हूं पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स कभी विस्तृत रूप से आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा वर्जन है दोस्तों, इसमें आप लोगों को हम सब कुछ बताएंगे फ्रॉम आर्टिकल 109 जहां पे ज्वाइंट आपका मनी बिल के स्पेशल प्रोविजंस हैं, देन आर्टिकल 110 मनी बिल, 111 की जरूरत नहीं है, 112 बजट हो गया, 13 अनुदान की मांग हो गया, 14 हो गया दोस्तों आप लोगों का किस चीज का, विनियोग विधेयक, 15 हो गया आपका कि आपको अगर एक्स्ट्रा ग्रांट चाहिए, 16 हो गया विनियोग विधेयक, 117 हो गया आपका फाइनेंस बिल, आर्टिकल 266 267, ठीक है, ये आपके हो गए कंसोलिडेटेड और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से कुछ आर्टिकल्स की जरूरत पड़ेगी, कभी बाद में डिस्कस करेंगे।